हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी क्लास में। और आज हम क्लास में पढ़ने के वाले हैं, चूँकि इससे पहले हमने जोड़ी श्री तक कंप्लीट पढ़ लिया। और लगभग हमारी आधी से ज़्यादा, लगभग 60% ही मानो, जो मेजर सब्जेक्ट जिनसे क्वेश्चन पूछते थे ना, तो जिनमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कवर कर लिए। कुछ एक टॉपिक बचे हैं जिनको हम अगले नेक्स्ट 6-7 क्लास में कवर कर लेंगे। बाकी 3 क्लासेस मिसलेनियस होंगी, तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि ये स्टैटिक की हो गई 15 और 3 क्लासेस होंगी जो इस तरीके से होंगे, मतलब करंट अपडेट जो बिल वगैरह, तो मैं बता दूंगा तब क्लास लूंगा। तो आज की क्लास में पढ़ने के वाले हैं, आज की क्लास में पढ़ेंगे सेंट्रल में स्टेट के जो रिलेशंस है उनको जानेंगे अच्छे से। उनमें विधायी रिलेशंस, वित्तीय रिलेशंस, प्रशासनिक रिलेशंस, सबको अलग अलग करके ये बहुत डिटेल से और बहुत अच्छे से जानेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चूंकि हर क्लास की तरह मैं अब ये भी बता दूं कि इस बार भी कि ये क्लास जो है वो यूपीएससी तो है ही है, साथ में अगर किसी भी पीसीएस एग्जाम अगर आप दे रहे हो, चाहे वो आरएएस हो, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, जो भी हो, इसके अलावा कोई भी अगर बैंकिंग एसएससी वाले एग्जाम्स होते हैं, इनमें भी इंडियन जीके अच्छी खासी पूछी जाती है, लेवल भी अच्छा खासा आने लग गया है। तो आप इनके लिए भी इस क्लासेस को देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर सकते हो जिनको इनकी ज़रूरत हो। क्योंकि एक जो नॉर्मल होता है ना स्टैटिक, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, सब पढ़ाते जा रहे हैं, उस तरीके से नहीं। हम चाह रहे हैं कि कुछ अलग से कंपैरिजन कर करके, कई सारे टॉपिकों को मिला करके इस तरीके से कुछ पढ़ने की हम कोशिश करते जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज के जो टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, तो उसको हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग हमें ना तो बैकग्राउंड से करते हैं। बैकग्राउंड मतलब कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, ये जो जर्नी थी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की, ये कहाँ से स्टार्ट हुई। तो इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है ना, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जर्नी है ना वो स्टार्ट होती है कब से? जब मतलब कि जब अंग्रेजों का शासन था, 1919 का अधिनियम आ रहा था, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, जिसको हम पढ़ भी चुके हैं, पहले ही हमारी जो क्लास थी, वहीं से ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो जहाँ पे जो मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड जो थे, एक सचिव था और एक तो वायसराय था। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सचिव था। इस तरीके से इन्होंने क्या किया था, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी सबसे पहले। प्रांत प्रांत मतलब आज के जो राज्य है ना, उस तरीके से। तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत हुई थी कहाँ से? 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से हुई थी, जिसमें डायआर्की शासन प्रणाली, जिसको बोलते हैं द्विशासन शासन प्रणाली। द्विशासन डायआर्की मतलब प्रांतों को अलग से शक्तियां मिल गई और एक जो मेन सेंटर था उसको अलग से, कुछ विशेष प्रांतों को शेष केंद्र के पास जो विषय है ना, उनका जो डिवाइडेशन सबसे पहले किया गया था वो इसी से किया गया था। 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से किया गया था। तो यहाँ से इसकी इस जर्नी की होती है क्या शुरुआत होती है। इसके बाद क्या होता है, 1935 में भारत सरकार अधिनियम आता है। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इसमें क्या करते हैं, इसमें जो प्रांतों में द्वैत शासन है ना, वो तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जो सेंटर है, मतलब केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई थी। द्विसदनीय विधायिका आ चुकी थी, एक प्रकार से संघीय ढांचे की नींव रख दी गई थी, जिसमें 3 सूची, जिसमें संघ सूची, प्रांतों के लिए प्रांतों और संवर्ती सूची, 3 पहली बार डिवाइडेशन किया गया था। ये विषयों का जो बंटवारा किया गया था पहली बार हुआ था। इसके अलावा यही संविधान के मुख्य स्रोत बना था। देन 1950 की बात करें, जब संविधान लागू हो रखा था, जब संविधान हमारा लागू हुआ था, उस टाइम पे डॉक्टर अम्बेडकर की ड्रिफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना, उन्होंने जब संविधान तैयार किया तो उन्होंने केंद्रीय संघवाद को अपनाया था। केंद्रीय संघवाद को अपनाया था, यानी कि सेंट्रल स्टेट के बीच में अच्छा खासा रिलेशन हो। राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च, राष्ट्रीय एकता को क्या की थी, सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी। वहीं तो जब हम पढ़े थे कि आर्टिकल 1 ही हमने देखा था कि इंडिया दैट इज भारत शुड बी यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन बताया गया था उसको, ना कि फेडरेशन बताया गया था। परिसंघ परिसंघ इस तरीके से कुछ नहीं होता, बल्कि यूनियन, राज्यों का संघ कहा गया था, ना कि परिसंघ कहा गया था। कि राज्यों के परिणाम, जो भारत के जो राज्य है ना, वो क्या नहीं है, किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि क्या है, मतलब कि वो अविनाशी संघ के विनाशी राज्य है। मतलब राज्यों को काटा जा सकता है, कम नाम चेंज किया जा सकता है, उनका स्पेस चेंज किया जा सकता है, लेकिन उनको ना भंग नहीं किया जा सकता। एक बार वो जुड़ गए भारत संघ से तो फिर उनको अलग नहीं किया जा सकता। वहीं से 1950 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी, आर्टिकल 1 से ही। इसके बाद में होता है 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, और ये इन्होंने जो रिपोर्ट दी थी, फजल अली आयोग जिसको बोलते हैं, 1956 की, इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने रिपोर्ट दी थी कि भारत संघ हमारी राष्ट्रीयता का आधार है और राष्ट्र संघ के अंग है। राष्ट्रीय संघ का अंग है क्या, भारतीय संघ जो है, राज्य संघ, राज्य क्या है, संघ के आधार है, और अंग स्वस्थ मजबूत होने चाहिए। ये इन्होंने बोला था कि राज्य को क्या बताया, संघ का अंग बताया, तो अंग कैसे होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। और उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य की स्थापना जो की थी,
भाषा के आधार पर राज्य, जिसमें 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश, अलग बहुत सारे आधार बताए थे। ये हमने देखे भी हैं जब पहले ही जो क्लास थी हमारी संघ वाली, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र वाली क्लास थी, फर्स्ट या सेकंड थी, उसमें हमने इसको डिटेल से देखा था सारे आयोगों को। तो वहां से क्या हो जाती है, शुरुआत बता रहा हूँ, केंद्र राज्य रिलेशंस की शुरुआत वहां से पड़ती है। इसके अलावा और भी कुछ विचारक जो संविधान सभा में थे, जैसे सरदार पटेल जो थे, उन्होंने मजबूत केंद्र के पक्षधर रहे। राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए केंद्रीय केंद्रीय जो शक्तियां हैं ना, उनको आवश्यक होना जरूरी बताया। इसके अलावा पंडित जी नेहरू जी तो जो थे, उन्होंने आर्थिक विकास के लिए नियोजन एवं केंद्रीय समन्वय पर क्या किया था, बल दिया था। और योजना आयोग जो थी उसकी संकल्पना लेकर आए थे, ताकि क्या किया जा सके, जो राज्य है, जो राज्य है केंद्र के जैसे अंग है उस तरीके से, तो उनका क्या हो सके, उनको मजबूत हो सके। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर साहिब जो थे, उन्होंने संघ एवं एकात्मक दोनों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की थी। और परिस्थितियों के अनुसार केंद्र मतलब उन्होंने एकात्मक और केंद्र जो है संघात्मक दोनों तरीके से भारत के संविधान, भारत को बनाने की कोशिश की थी कि जरूरत पड़ने पर एक केंद्रीकृत हो जाए, जैसे आपातकाल की स्थिति वगैरह हो गई, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये दूरदर्शी सोच थी किसकी, हमारे उस टाइम पे जो संविधान सभा को लीड कर रहे थे, जो हमारे राष्ट्रवादी नेता थे, उनकी। इसके अलावा यहाँ से फिर फाइनल निष्कर्ष जो है सेंट्रलाइज फेडरलिज्म का ही आता है, केंद्रीय संघवाद का, यानी कि केंद्र को अधिक शक्ति एवं सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु जो केंद्रीकृत संघवाद है ना, उसका जो विकास किया गया था। इसके अलावा अबे जो है, अब हम सीधे चले कि पहली बात तो देखो, तीन चरणों में हम समझ सकते हैं केंद्र राज्य संबंधों को। तीन चरण कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है 1950 से लेकर 67 तक। इस बीच क्या था, इस बीच है ना राज्यों पर केंद्र का वर्चस्व ज्यादा था, जिसमें इस बीच योजना आयोग थी और राष्ट्रीय विकास परिषदों के माध्यम से केंद्र पर ज्यादा प्रभाव डाला, केंद्र जो है ना ज्यादा प्रभावकारी था। साथ ही सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी जो परिषदें बनाई गई थी, ताकि सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके, मतलब केंद्र का राजस्व ज्यादा था। दूसरा चरण होता है स्टार्ट 1967 से लेके 1977 तक का चरण होता है। इस चरण में क्या करते हैं, इस चरण में है ना केंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, मतलब राज्यों को भी थोड़ा थोड़ा महत्व देना, मतलब कि जितना महत्व दिया जा रहा है तो उससे ज्यादा महत्व देना स्टार्ट हो जाता है। केंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, नहीं, केंद्रीयकरण की जो प्रक्रिया थी वो स्टार्ट हो जाती है। राज्यों द्वारा दावा किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी, इस टाइम पे वही था जब क्या लगा था, वो आपातकाल वगैरह लगा था, मतलब पूर्णतः नियंत्रण में करने की कोशिश की गई थी राज्यों को, एकीकृत जैसे हो जाता है ना एक प्रकार से, उस तरीके से ये वो फेज था जिसमें केंद्र को जो बहुत ही ज्यादा मजबूत करने गए। यहाँ तक कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना 42वें संविधान संशोधन, उसमें संविधान के बहुत सारे प्रावधानों को छेड़ने की कोशिश की गई थी। देन इसके बाद में जो तीसरा फेज आता है वो आता है 1977 के बाद में, 1977 से लेकर 89, और उसके बाद फिर 91 सेल्फ सुधार आ गए थे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सुधार। तो उसके बाद में तो हो गया था सभी को, मतलब कि जो सहकारी संघवाद है उसकी स्टार्टिंग हो गया था 1977 से। 89 की बात करें तो गठबंधन का युग था, गठबंधन का युग मतलब वही बीजेपी सरकार आने लगी थी, ये सारी चीजें, स्वायत्ता की मांग धीरे धीरे उठने लगी थी राज्यों के बीच में। इसके अलावा अगर एक चरण में और बांट, फिर 89 के बाद का चरण को फोर्थ चरण में हम बांट सकते हैं। 4 चरण हो गए, जो अधिक संघीयकरण की ओर था, जिसमें कि लगभग 2014 तक क्या था, गठबंधन की सरकार चलाई जा रही थी, तो दलीय जो क्षेत्रीय दलों की केंद्रीय स्तर पर निर्णायक भूमिका निभाई जा रही थी। तो ये सारा हम 4 स्टेप में इसको बांट के दे सकते हैं। ये तो किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि अब हम सीधे उस पर चलते हैं, केंद्र राज्य रिलेशंस को पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका क्लासिफिकेशन है ना 3 आधारों पर किया जाता है, 3 आधारों पर कि आर्टिकल्स में देखें तो एक तो भाग 11 में, और एक आता है भाग 12। भाग 11 के तहत तो जो है विधायी संबंधों की बात की, प्रशासनिक संबंध ये आते हैं भाग 11 के तहत आते हैं। आर्टिकल लगभग 245 से लेकर 255 तक तो क्या हो जाएंगे, विधायी संबंध, और 256 से लेकर 263 तक जो है प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस आते हैं। इसके बाद आता है भाग 12। भाग 12 में क्या होता है, भाग 12 में जो वित्तीय संबंध है ना उनकी बात की जाती है। आर्टिकल लगभग 268 से लेकर 293 तक कौन से वित्तीय संबंध रहते हैं, जिसमें कर विभाजन वित्त आयोग से संबंधित होते हैं। और विधायी संबंध में जैसे कानून बनाने से संबंधित, विषयों की डिवाइडेशन से संबंधित, ये सारे अधिनियम किसमें आते हैं, ये सारी जो काम होते हैं ना विधायी संबंधों के तहत आते हैं। प्रशासनिक में कि किस तरह से केंद्र का राज्य पर नियंत्रण है, समन्वय है, और राज्य किस तरीके से अपने मतलब जो प्रशासन है वो चला रहे हैं, केंद्र के कानूनों को किस तरीके से राज्यों में फॉलो किया जा रहा है, ये सारी चीजें होगी। तो ये सारे आधार हैं किसके, केंद्र राज्य जो है रिलेशंस का एक क्लासिफिकेशन है, जिनको 3 आधारों पर बांटा गया है। अब इसमें हम पहले की बात करें, जैसे विधायी शक्तियों की बात करें, विधायी रिलेशंस की बात करें, तो ये कहाँ से शुरू हो जाते हैं, 245 से ही शुरू हो जाते हैं। तो जो आर्टिकल 245 ही है ना,
उसी को पढ़े पहले। तो ये क्षेत्रीय सीमा का निर्धारण करता है कि जैसे संसद है, संसद के अगर संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाया जाता है ना, तो वो कहाँ पे, पूरे भारत में या फिर उसके किसी एक भाग में भी कानून बना सकती है कौन, संसद। संसद के पास ये पावर है कि पूरे भारत के लिए या फिर अगर चाहे तो किसी अलग से किसी एक निश्चित क्षेत्र के लिए भी क्या बना सकती है, रूल रेगुलेशन बना सकती है। वहीं इसी में राज्य विधानमंडलों की क्षेत्रीय सीमांकन भी किया गया है कि राज्य विधानमंडल किसके लिए, अपने राज्य के लिए, और राज्य के भीतर कानून बना सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान की गवर्नमेंट है जो मध्य प्रदेश के लिए कानून बनाएगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये राज्य विधानमंडल के लिए लिमिटेशंस हो गई कि भाई अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के भीतर कानून बना सकते हैं राज्य विधानमंडल। और इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान भी है, जैसे संसद को भारत के बाहर भी कानून बनाने की शक्ति है, परंतु पर्याप्त संबंध होना, वो जो क्षेत्र है उससे संबंध होना जरूरी है, किसका, संसद का। तो ये है अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान। संसद का क्या है, अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान हो जाता है। जैसे संसद की धाराएं भारतीय नागरिकों एवं दुनिया के किसी भी हिस्से में उनकी संपत्ति पर लागू होती है, ये 245 के तहत होगी। इसके अलावा सी लिस्ट जो है, 3 जो सूचियां बांटी गई है, मैंने ऊपर ही स्लाइड में एक में इसमें विषय भी दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हो। इसको कितनी बार पढ़ रहे हैं, जब अनुसूचियां पढ़ रहे थे उसमें भी पढ़ रहे थे, अब यहाँ भी पढ़ रहे हैं, और बीच बीच में भी आते जा रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये चेंज हो चुके हैं। संघ सूची का जो है, संघ सूची में अब टोटल 100 सब्जेक्ट है, और राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट हैं, और समवर्ती सूची में 52 सब्जेक्ट है। सही है, 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको 40 सेकंड्स जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसमें राज्य सूची से ही उठा के उनको समवर्ती सूची में कर दिया गया था ट्रांसफर। जैसे उसमें शिक्षा हो गया, वन हो गया, वन्यजीव हो गया, मापतोल की इकाइयां हो गई, और एक एक कौन सा रह गया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 5 सब्जेक्ट थे, ओवरऑल आपको देख लेना है, मैंने कई बार बताए हुए हैं। तो ये इनको कहाँ से, राज्य लिस्ट से, और किसमें, समवर्ती सूची वाली जो लिस्ट है उसमें, उसके तहत इनको ट्रांसफर कर दिया गया था। अनुच्छेद 248 में जो अवशिष्ट शक्तियां दी गई है, विधायी शक्तियों के तहत ही आ रही है। अवशिष्ट जो शक्तियां है ना, मतलब जो इन तीनों में नहीं आती, जैसे कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हो जाएगा, इस तरह की कुछ शक्ति हो जाए, तो ये विषय किसी भी सूची में नहीं आते। उन पर केवल किसका, उन पर जो कानून बना सकते हैं केवल और केवल संसद में पूछा, संसद में बनाया जा सकता है अवशेष शक्तियों पर। और मैंने ये भी बताया था पिछली क्लासों में कि जो अमेरिका में अवशेष शक्ति किसके पास होती है, राज्य के पास होती है। यूके में किसके पास होते हैं, कनाडा में किसके पास होते हैं, कनाडा में भी संघ के पास होते हैं, यानी केंद्र के पास ही होते हैं। तो ये सारे कंपेरिजन भी मैंने किए थे। इसके अलावा और अगर बात करें विधायी शक्तियों की, तो इसमें 245 हमने देखा, 246 जो आर्टिकल है वो क्या कहता है, वो किससे संबंधित है, मतलब कि वो यही है। 245 जो है वो तो उससे केंद्र के लिए है, संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए जो कानूनों की सीमा संबंधित 245 आ गया। 246 की बात करें तो संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय क्या क्या होंगे, मतलब ये लिस्ट है जो 246 के तहत आती है, विषयों की सूची जो है 246 के तहत आती है। 247 में अतिरिक्त न्यायालयों की व्यवस्था करने के लिए संसद की शक्ति के तहत आर्टिकल 247 आता है। संसद चाहे तो जो कोर्ट्स हैं, अलग अतिरिक्त कोर्ट्स की स्थापना कर सकता है। और 248 हमने देख ही लिया, उससे शक्तियों से संबंधित तो आ गया। अब हम जानेंगे 249 जो आर्टिकल है, 249 जो आर्टिकल है, और उसके बारे में जानेंगे। 249 आर्टिकल क्या कहता है विधायी संबंधों के बारे में, कि राष्ट्र हित में राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की संसद की शक्तियों से संबंधित आ गया। कब, जब राज्यसभा संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा हमने, पिछली तो जोड़ी चली गई थी, उससे पहले जब कंपैरिजन करके पढ़ा था ना हमने संसद और राज्य को, तो क्या अमेजिंग तरीके से पढ़ा था इसको। तो राज्यसभा में जब 2/3 बहुमत से, मतलब जितने उपस्थित मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत से संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकते हैं। मतलब जब राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाए जिसमें 2/3 बहुमत होना चाहिए उस प्रस्ताव पर, और राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने की बात कही गई हो कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद क्या करे, कानून बनाए। और इस तरह का जो कानून होगा ना, केवल 1 वर्ष तक की वैध होगा, इनका पुनर्नवीकरण संभव है, यानी कि 1 वर्ष बाद में इसको दोबारा से भी बनाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 249 के तहत संसद को पावर देता है कि वो राज्य सूची के विषय पर भी अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से कोई बिल पारित किया जाता है तो बना सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 250 की बात करें तो आपातकाल में विधान से संबंधित है, यानी आपातकाल की घोषणा होने पर राज्य सूची के मामलों पर कानून बनाने की जो शक्ति है ना वो सेंटर के पास चली जाती है। अगर 352 खास करके जो राष्ट्रीय आपात लगता है ना 352, उसके दौरान संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। ये सारी पावर किसके पास चली जाती है, संसद की। और ऐसा जो कानून है जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा, अगर उसको लागू नहीं किया जाता है जो कानून बनाया है, तो 6 महीने के बाद स्वतः क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। इस तरीके का कानून जो है, जो कब बनाया गया है, 250 आर्टिकल के तहत बनाया गया है। इसके अलावा अगर 251 आर्टिकल की बात करें तो 251 जो आर्टिकल है
251 की बात करें तो ये है संसद ने जो 249 और 250 के तहत जो कानून बनाए हैं ना, और उन कानूनों को और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच की असंगति अगर हो जाए तो उसके रिजोल्यूशन के लिए आर्टिकल 251 है, वो जिम्मेदार है। 251 के तहत जो अगर विसंगति हो जाए, जैसे 249 और 50 के तहत कोई राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाया है संसद ने और राज्य ने भी उस विषय पर कोई कानून बनाया है, तो इसकी अगर ऐसी कोई विसंगति आ जाए ना, तो उसके रिजोल्यूशन का काम जो आर्टिकल 251 के तहत किया जाता है। यानी कि जहां तक कि संसद का कानून होगा ना वो प्रभावी होगा, वो प्रभावी होता है। हालांकि अगर राज्य चाहे, अगर राष्ट्रपति से परमिशन ले लेती है, तो जहां तक कि राज्य सूची का कानून है ना लागू है उस संबंधित विषय पर, वो प्रभावी होगा। कब? जब राष्ट्रपति की क्या ले ले, अनुमति ले ले राज्य। तो इसके अलावा 252 भी है, जो राज्यों की सहमति से संविधान, राज्यों की जो सहमति है ना उससे विधान बनाने के वाले कम से कम जब 2 या 2 से अधिक राज्य, तो जो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करे, कानून बनाने के लिए संसद से मतलब रिक्वेस्ट करे 2 या 2 से अधिक। हालांकि ऐसे कानून को कोई और भी राज्य है ना जो बाद में अपना सकता है, लेकिन बाद में अन्य राज्यों द्वारा भी इस कानून को अपनाया जा सकता है। जैसे अंतर राज्य जल विवाद जो समझौते से संबंधित कानून हो गए, वो इसी के तहत बनाए गए 252 के तहत। और कब? जब 2 या 2 से अधिक राज्य क्या करे, रिक्वेस्ट करे संसद ये इस विषय पर आपको संसद के द्वारा, संसद को कानून बनाना चाहिए, तो ऐसे कानूनों पर कानून बनाया जा सकता है। 252 तो आपको 249, 250, 252 3 मैंने ऐसे बता दिए। जब संसद के कानूनों, सॉरी राज्य सूची के कानूनों पर क्या, वो कौन संसद है ना वो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। इसे 3 कानून बना, 3 आर्टिकल बता दिए। इसके अलावा 253 आर्टिकल की बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय संधि के विधान से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय संधि के विधान से संबंधित है, इसका मतलब क्या होता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए संसद जो कानून बना सकती है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या संधि है उसको यदि लागू करना है तो संसद किसी भी सूची के विषय पर कानून बना सकती है, चाहे वो राज्य का हो, चाहे वो संघ का हो, चाहे वो संवर्ती का हो, चाहे अवशिष्ट शक्तियां हो, किसी का भी हो। अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते को लागू करने से संबंधित कोई कानून है तो संसद 253 253 के अनुसार बना सकती है। राज्यों की सहमति लेना भी कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं, आवश्यक भी नहीं है। तो ये याद रखना 253 के तहत संसद को पावर है। और 254 जो है वो आर्टिकल संघर्ष में संसद का वर्चस्व, यानी कि वही मैंने अभी बताया था संवर्ती सूची पर के विषय पर। अगर संवर्ती सूची के किसी विषय पर ऐसी विसंगति बन जाए तो जहां तक कि संसद का कानून पर मान्य होता है, तो जहां तक संसद का कानून प्रभावी है वहां तक संसद का ही मान्य होगा, राज्य का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और राज्य चाहे राष्ट्रपति से स्वीकृति ले ले तो फिर वो जो कानून है वो मान्य हो सकता है। कब? 246 के तहत जो संवर्ती सूची है उसके लिए ये सारी चीजें हैं जो कि संसद को ज्यादा पावर्स देती है राज्य के ऊपर। तो ये हो जाते हैं क्या, जो कुछ विधायी कानून है किसके, जो हमने पढ़ा है विधायी जो संबंध है राज्य और केंद्र के बीच में। इसके अलावा इसके बाद में कुछ और देखे, विधायी संबंधों की लिस्ट और देखे। इसके अलावा भी जैसे 255 के तहत भी, जैसे कि राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव हो गया, एक कर दिया गया ना इन दोनों को। और इनकी प्रगति के लिए, शांति के लिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए नियम बना सकता है कौन? प्रेसिडेंट बना सकता है, राष्ट्रपति की यह पावर है। साथ ही इस प्रकार के द्वारा कोई अगर नियम बनाया जाता है तो उस विनियम का प्रभाव कैसे होगा, जैसे कि संसद के द्वारा कोई कानून बनाया गया हो, राष्ट्रपति के द्वारा इन 4 यूटीज जो मैंने नाम बताई थी इनके लिए बनाया जाता है। यह इन केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में संसद को किसी भी अधिनियम को निरस्त करने में संशोधित भी कर सकता है। और राज्यपाल को भी पावर होती है क्या, कि राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार होता है कि संसद का कोई भी अधिनियम राज्य में अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होता। जो है ना 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल्स जानेंगे कि जो भी अनुसूचित क्षेत्र होगा ना, अनुसूचित क्षेत्र, उसमें संसद का कोई कानून है वो मान्य रहे भी ना भी रहे। ये पूछे ना, ये संसद के कानून कहाँ कहाँ लागू नहीं होंगे वो कुछ अपवाद मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा असम के जो राज्यपाल यह भी निर्देश दे सकते हैं कि संसद का एक अधिनियम राज्य में एक आदिवासी एरिया, जिसको एडीसी बोलते हैं ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, स्वायत्त जिला है, उस पर लागू नहीं होता। ये कौन, जो असम का राज्यपाल है, ये दे सकता है, इसके लिए क्या निर्देश दे सकते हैं। तो 3 अपवाद मैंने बताए कब कब संसद का कानून नहीं लागू होता है किसी भी क्षेत्र में। और कुछ अगर इससे संबंधित कोई और केस देखो तो जैसे AH वाडिया बनाम ITC एक बॉम्बे केस है, जिसमें इसके मामले में क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो किसी भी अतिरिक्त क्षेत्रीय कानून की वैधता केवल भारत के घरेलू अदालतों में ही तय की जा सकती है, बाहर की किसी अदालत में नहीं। क्षेत्रीय गठजोड़ का संबंध भी इसी से संबंधित आता है। इसके अलावा विषय जो हैं सूचियों के जो विषय है वो मैंने बताई, वर्तमान में 100 हैं संघ सूची के,
और 61 है जो राज्य सूची के, और जो 52 जो है, पहले 47 थे मूल में, और इस 5 जो राज्य से आए तो 5 बढ़ के 52 हो गए किसके, समवर्ती सूची के विषय हो गए। और इन सारे विषय कौन कौन से हैं ये मैंने इसी स्लाइड में ऊपर जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा। कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं और कुछ हमने बहुत सारे पहले भी पढ़ लिए हैं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। इसके अलावा 5 जो मैंने सब्जेक्ट बताए थे, शिक्षा था, जंगल था, वजन एवं माप, इसके अलावा जंगली जानवरों इन पक्षियों के संरक्षण से संबंधित, और वो जो मैं 5वां मिस कर रहा था वो था न्याय का प्रशासन था, यानी उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन से संबंधित था, तो न्याय का जो था। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां जो है, संविधान ने उसी पैटर्न का पालन किया जैसे भारत में ऑस्ट्रेलियाई पैटर्न है, संघ के पास है, राज्य के पास किसके पास है, अमेरिका में है, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, इसकी विधायी शक्तियों से संबंधित हो गई। सारे आर्टिकल हमने देख लिए, 239 कब कब कैसा कैसे प्रस्ताव पारित कर सकती है राज्यसभा, जो उपस्थित है मतदान करने वाले 2/3 सदस्य होने की, और प्रस्ताव लागू होने के 6 महीने के बाद ये समाप्त हो जाती है कानून की, यानी कि 1 साल रहेगा और फिर वो समाप्त हो जाएगा, दोबारा प्रस्ताव लागू नहीं किया जाता है। तो इसके अलावा हमने एक चीज और बताऊं, इन आर्टिकल के अलावा 356 जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना किसी भी राज्य में, तब भी संसद कानून बना सकती है क्योंकि सरकार हो जाती है भंग, और जो राष्ट्रपति है ना वो शासन चलाता है, फिर राष्ट्रपति कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है संसद को उस राज्य के संबंध में, राज्य सूची के विषय पर। तो ये भी आपको याद रखना है। कब तक रहता है, जब तक कि राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जैसे मणिपुर में अभी कितने ही दिन तक क्या था, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो विधायी कानूनों पर आती है। इसके अलावा राज्य के कानून है उनका केंद्र का नियंत्रण भी होता है, जैसे कि कुछ असाधारण परिस्थितियां, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, जैसे राज्यपाल है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कुछ कानून है ना, उन कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर देगा। 201 मैंने बताया था आर्टिकल 200 के तहत आरक्षित करता है। 201 में तो राष्ट्रपति क्या डिसीजन लेता है वो सारी चीजें हो गई, तो राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। राष्ट्रपति को राज्य के बिलों की पर क्या होते हैं, पूर्ण वीटो प्राप्त होती है, पूर्ण वीटो पावर प्राप्त होती है अपने बिलों पर। किसको, राष्ट्रपति को। वो चाहे तो राज्य के कानून को अनुमति दे ना दे, पुनर्विचार के लिए भेजे, यहाँ तक कि राज्य के कानूनों के संबंध में तो राष्ट्रपति को यही पावर तक भी है कि अगर राज्य से दोबारा से पारित होकर कानून वापसी राष्ट्रपति तक आ जाता है, तब भी राष्ट्रपति कानून उस पर जो है कि अनुमति दे ही गा, ऐसा कोई बाध्यकारी प्रावधान है नहीं है। जबकि अगर यही कानून अगर केंद्र का होता और एक बार पुनर्विचार के बाद में अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा आ जाता तो राष्ट्रपति किसी भी हाल में उस पर सिग्नेचर करता ही करता। ये मैंने 42वां और 44वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 है वो मैंने बताया था। इसके अलावा एक तो राज्य जो है वो विधेयक को क्या कर सकता है, रिजर्व कर सकता है राष्ट्रपति की। इसके अलावा राज्य सूची में उल्लेखित कुछ मामलों पर विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही राज्य विधानमंडल में, यदि राज्य विधानमंडल में भी राज्य सूची कुछ विषय ऐसे हैं जिनको राज्यपाल की नहीं सीधे राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता होगी अगर आपको लेकर आना है कहाँ पे, राज्य विधानमंडल में। जैसे कि किसी के व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित अगर कोई भी विधेयक आप लेकर आ रहे हो राज्य विधानमंडल में, तो आपको लेनी होगी प्रेसिडेंट की अनुमति, तभी आप ऐसा विधेयक ला सकते हो। और इसके अलावा केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वे वित्तीय आपातकाल के दौरान, जब जो 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा हो, तब क्या कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित जो धन विधेयक है ना, अन्य वित्तीय विधेयकों को आरक्षित करे, संसद के पास आरक्षित करे उन वित्तीय विधेयकों को जब 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा हो, या फिर राष्ट्रपति के पास आरक्षित करे। कौन आदेश दे सकता है, संसद दे सकती है। भारतीय संविधान में विधायी क्षेत्र के केंद्र को श्रेष्ठता का स्थान सौंपा गया है, ये हमने देखा ही है, सारे आर्टिकल्स हमने देख लिए। और इसके अलावा अब हम चलते हैं किस पर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो शक्तियां, प्रशासनिक शक्तियां हैं केंद्र एवं राज्य के बीच में, हम उन पर चलते हैं। तो इसके अंतर्गत वो भाग 11 का ही पार्ट हो गया, आर्टिकल 256 से 263 तक संसद और राज्य के बीच में जो प्रशासनिक शक्तियां हैं ना, उनकी बातें कही गई हैं, जो केंद्र एवं राज्य के बीच में प्रशासनिक संबंधों से संबंधित है। और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को आवंटित करने की योजना किस उद्देश्य से तैयार की गई है, तो ये उद्देश्य कौन कौन से, जैसे रूल ऑफ लॉ लागू हो, केंद्र एवं राज्य के बीच समन्वय स्थापित हो किया जा सके, राज्यों के बीच बंटवारा हो सके, तो ये सारी चीजें हो गई आर्टिकल 256 से 263 के बीच। एक बार आर्टिकल हम देख ले। तो जैसे 256 जो है वो राज्य एवं संघ का दायित्व क्या क्या है वो डिसाइड करता है। आर्टिकल 256 जो है, राज्य संघ के कानूनों का पालन करेगा,
जो भी कानून बनाएगी संघ सरकार, उनके कानूनों का पालन कौन करेगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। संघ राज्य को क्या दे सकती है? निर्देश दे सकती है। कोई केंद्र सरकार है वो राज्य को निर्देश दे सकती है 256 के तहत। 257 आर्टिकल जो है वो संघ राज्य के प्रशासन पर विशेष परिस्थितियों में नियंत्रण रख सकता है। विशेष परिस्थितियों में क्या रख सकता है? नियंत्रण रख सकता है। कब? सेंटर जो है वो कुछ विशेष कंडीशंस में किस पर? राज्य पर नियंत्रण रख सकता है। 258 जो है वो संघ राज्य को अपनी शक्तियां सौंप सकता है। विपरीत भी संभव, मतलब कि सामने राज्य के बारे में सोचा, अगर राज्य भी अपनी कुछ जिम्मेदारी किसको? सेंटर को सौंप सकता है ना। तो इसकी जो वाइस वर्सा, इसका विपरीत है ना, वो भी हो सकता है। विपरीत कैसे हो सकता है? यानी कि राज्य को भी संसद है ना अपने कुछ कानून सौंप सकता है। वो 258 में, याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट ये 258 आर्टिकल्स है। 261 की बात करें तो 261 की बात करें तो संघ के कानूनों को राज्य में लागू करने का दायित्व तो राज्य का हो गया। किस तरीके से अगर केंद्र कोई भी कानून बनाए जिसको लागू कैसे करना है, इसका दायित्व किस पर जाएगा? सीधा राज्य के ऊपर जाएगा। किसके तहत? 262 के तहत। जबकि 260 जो था वो भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के कुछ अधिकार वो 260 के तहत बताता है। और इसके अलावा 263 जो है, 261 सार्वजनिक कार्य, रिकॉर्ड एवं न्यायिक कार्यवाही से संबंधित हो गया। 262 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नदियों या नदी घाटियों के जल विवादों से संबंधित हो गया। तो इनको हम पढ़ेंगे अभी नीचे। 263 को भी पढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन को। तो ये हो गया कौन? ये प्रशासनिक जो संबंध है ना, सेंट्रल स्टेट से संबंध, उससे रिलेटेड कुछ क्या थे? जो अधिनियम थे, जो एक्ट थे, वो जो आर्टिकल्स थे वो हमने देखे। इसके अलावा देखो 262 की बात करें ना, तो 262 जो जल विवाद जो है ये इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे कि संसद को, इसमें क्या होता है? संसद को अंतरराज्यीय जल विवादों पर कानून बनाने की शक्ति होती है। और हमने पढ़ा भी था पिछली बार, जब पिछली क्लास में जुडिशरी पढ़ा था, उसमें 131 में जो अपीलीय क्षेत्राधिकार पढ़ रहे थे, तब उसमें देखा था कि सेंट्रल राज्य के बीच में जल नदियों से संबंधित कोई विवाद है तो उसको सुलझाता कौन है? वो संसद का काम होता है, ना कि सीधे हम जुडिशरी में जाके अपील करें। इसमें न्यायालय की भूमिका, सर्वोच्च न्यायालय को सीधे अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स, इसमें भी विशेषज्ञ होंगे इनसे संबंधित। हमने देखा था ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323 भी। तो 323 के तहत कितने प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, किस भाग के तहत आते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों से संबंधित हो गया। तो 1956 के तहत ट्रिब्यूनल भी गठित किए गए इनके लिए। किनके लिए? ये जो विवाद है, इन डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए, ताकि संसद के कानूनों का, उनके जो डिस्प्यूट है उनको क्या किया जा सके? उनका सॉल्यूशन किया जा सके, उनको सुलझाया जा सके। इसके अलावा यदि थोड़ा डीप देखें ना, तो डीप तो ये संसद के द्वारा बनाए गए कानून और राज्य में लागू होने वाले जो कोई भी कानून है ना, उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य का सामान्य दायित्व है। राज्य में केंद्र की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग को बाधित या पूर्वाग्रह नहीं किया जा सकता, तो ये 256 के तहत आ जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 365 भी इसी के तहत प्रशासनिक से संबंधित आता है, जिसमें क्या करता है? राज्यपाल जो है और राज्य केंद्र के द्वारा किसी भी निर्देश का यदि पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए आधार बन जाता है। किसका? जो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने का। इस आधार पर भी कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या फिर राज्य में संविधान के अनुसार क्या नहीं चल रहा है? शासन नहीं चल रहा है, तो ये आधार बन सकता है। इसके अलावा अगर 257 में कब कब जो संघ है जो राज्य के प्रशासन पर विशेष परिस्थितियों में नियंत्रण रख सकता है, तो जब कब, एक तो कब रख सकता है? जब राज्य के द्वारा संचार के साधनों का निर्माण एवं रख रखाव, जैसे राष्ट्रीय सैन्य महत्व के कोई संचार साधन है जो राज्य के हैं लेकिन राष्ट्रीय सैन्य महत्व के हैं, तब संघ नियंत्रण रखेगा। दूसरा, कब राज्य की वितरित रेलवे की सुरक्षा करनी हो तो भी इसका दायित्व किसका होता है? संघ का होता है। इसके अलावा भाषा, राज्य में भाषाई समूहों के संबंधित बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए पर्याप्त सुविधाओं का प्रावधान करना हो, तो मातृभाषा में अगर एजुकेशन वगैरह देनी हो राज्य के, तो उसका प्रावधान भी इसी के तहत कौन करेगा? राज्य करेगा। और राज्य में जो अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए निर्दिष्ट योजनाओं का निर्माण एवं निष्पादन भी कौन करता है? राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ये कंडीशंस थे कुछ, जिसके तहत क्या होता है? संघ की जिम्मेदारी होती है कुछ राज्य के भीतर रहकर भी वो क्या करे? कुछ विशेष परिस्थितियों में नियंत्रण रखे उनके ऊपर। राज्य को संघ की कार्यकारी शक्ति का पूर्वाग्रह बाधित नहीं करना चाहिए, ये हमने देखा। इसके अलावा और कुछ कंडीशंस ऐसी थी जिनमें हमने देखा था कि संघ राज्यों को अपनी शक्ति सौंप सकता है। तो ये कंडीशंस कौन कौन सी होंगी? ये कंडीशन कब कब हो सकती है? जब एक तो केंद्र राज्यों को अपनी विधायी शक्तियां कब नहीं सौंप सकता? केंद्र राज्यों को अपनी विधायी शक्ति नहीं सौंप सकता, और एक भी राज्य संसद से राज्य के विषय पर कानून बनाने का अनुरोध नहीं कर सकता है। सामान्य रूप से कार्यकारी शक्ति का वितरण विधायी शक्तियों के वितरण के अनुसरण करता है। कार्यकारी क्षेत्र में कठोर विभाजन, दोनों के बीच कभी कभी संघर्ष का क्या बन जाता है? दोनों के बीच
जो कठोर संघर्ष है ना विधायी, वो कारण बन जाता है इनके भी संघर्ष का। संघ कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां प्रदान कर सकता है। कब 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 जब एक तो देखो जो राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के कार्यकारी कार्यों में से कोई भी कार्य सौंप सकता है, राष्ट्रपति सौंप सकता है ऐसे प्रकार का कोई कार्य। अखिल भारतीय सेवाओं का यदि निर्माण हो जाए तो ये जो अखिल भारतीय सेवा, इनमें किया क्या जाता है, जो संसदीय केंद्र के द्वारा चुने हुए जो अधिकारी है ना, उनकी नियुक्ति की जाती है केंद्र में। तो वो भी राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से नियंत्रित होते हैं। केंद्र भी करता है उनको और राज्य भी उनको नियंत्रित करता है। तत्काल नियंत्रण राज्य सरकारों के पास है। इन 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से प्रत्येक, जैसे IAS हो गया, IPS हो गया, IFS, विभिन्न राज्यों के बीच में उनके विभाजन है, डिवाइडेशन होने के बावजूद भी पूरे देश में सामान्य रूप से उनके अधिकार एवं उनकी स्थिति में समान वेतनमान के साथ ये एकल सेवा होती है, क्योंकि सेंटर की क्या होती है, कब्जे में होती है। इसके अलावा ये जो है, ये कुछ पावर जो सौंपना होता है, इस तरीके से पावर सौंपी जाती है। क्या करते हैं देखो, जो है क्षेत्रीय जो संवाद है ना, राज्यों के बीच में संवाद है, उस सिद्धांत को मजबूत करते हैं। प्रशासनिक प्रणाली की एकरूपता सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय राज्यों के बीच में साझा हितों के मुद्दों को उठाने के लिए काम करते हैं ये। और तो इसलिए क्या हो जाते हैं, ये जो संघ के द्वारा कुछ शक्तियां सौंपी जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसके लिए, संवाद के लिए। इसके अलावा हम लोक सेवा आयोग भी देख सकते हैं। इसमें जो है राज्यों के लिए अलग से PCS बनाए जाते हैं। उनके जो सदस्य हो गए, उनके अध्यक्ष हो गए, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल नियुक्ति करेगा। और हट कब सकते हैं, केवल राज्यपाल के द्वारा ही हट सकते हैं। तो ये पावर भी उनके प्रशासनिक शक्तियों के तहत आती है। और इसी तरीके से यूपीएससी के जो अध्यक्ष सदस्य हो गए, वो राज्य के राज्यपालों के अनुरोध पर क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के अनुरोध से किसी राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए यूपीएससी भी योगदान दे सकता है। ये भी कहीं ना कहीं राज्य एवं केंद्र के बीच में जो संबंध है उनकी मजबूती को दर्शाता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एकीकृत जो न्यायपालिका होती है, न्याय प्रणाली जो भारत की है, इंटीग्रेटेड एकीकृत न्याय प्रणाली, वो भी भारत की प्रशासनिक शक्तियों के तहत ही आती है। जो किसके लिए जिम्मेदार है, भारत में जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अधिकारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और 2 या 2 से अधिक राज्यों का जैसे एक जो हाईकोर्ट बना दिया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं किसको, प्रशासनिक शक्तियों के जो कोऑर्डिनेशन है ना सेंट्रल स्टेट के बीच में, उसको बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ये हमने देख लिया 352, 356 और 360 के तहत तो लगा सकता ही है, मतलब कि केंद्र हो ही जाता है मजबूत। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीश है ना, केंद्र के कर्मचारियों को भी जो वेतन भत्ते हैं ना, वो कम कर सकते हैं। कब, 360 के तहत, जब आपातकाल लगाओ, राष्ट्रीय आपातकाल। और मतलब राज्यपाल को भी शक्तियां प्राप्त है ना, प्रशासनिक शक्तियां, जैसे कि 355 के तहत क्या करता है वो, 355 के तहत उसको 2 कर्तव्य दिए जाते हैं। तो जब भारी आक्रमण, अशांति के खिलाफ राज्य की सुरक्षा करना, ये केंद्र का दायित्व है। सॉरी, 355 में केंद्र के भी कुछ दायित्व हैं, जैसे कि जब भारी आक्रमण हो जाए या फिर आंतरिक अशांति फैल जाए, तब सेंटर की जिम्मेदारी है वो राज्य की रक्षा करे। दूसरा यह है सुनिश्चित करना कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए। और इसके लिए राष्ट्रपति का पद मेन लीड निभाता है। वो राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है जब भी अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। उसके बाद में क्या होता है तो पता ही आपको, फिर 356 ही टिकता है, सीधा क्या सीधा, जो राज्यपाल एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहता है टाइम पर किसको, राष्ट्रपति को। इसके अलावा और मतलब कि कुछ आयोग भी बने हैं जिन्होंने प्रशासनिक सुधारों पर अलग अलग सिफारिशें की है। जैसे जो ARC बना था, उसने 356 को भारी दुरुपयोग किया जा रहा है, ऐसी कोई जो है, जो ऐसा दावा किया था कि 356 का भारी दुरुपयोग किया जा रहा है, और जो है इनका प्रबंधन अखिल भारतीय सेवा का वो ठीक से नहीं। तो ये सारी कुछ सिफारिशें थी, कुछ मुद्दे थे। इसके अलावा जो पुंछी आयोग, हम पढ़े भी स्कोर, इन्होंने भी अंतर्राज्य केंद्र राज्य समन्वय के लिए सीमित संस्थागत तंत्र प्रदान करने की बात की थी। और क्षेत्रीय परिषदों को साल में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए, ये तरीके की सिफारिश की थी। NIC जो है उसका कायाकल्प होना चाहिए। अंतर्राज्य परिषदों में जो विवाद होता है ना, उसको निपटान को भी मजबूत किया जाना चाहिए। परिषद जो पुंछी आयोग है उसकी सिफारिश थी। इसके अलावा अगर आप डीप से पढ़ना चाहो अंतर्राज्य परिषदों को, तो पहली बात तो याद रखना, अंतर्राज्य परिषदें है ना, उनकी स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। 1990 में गठित किया गया है पहली जो ये अंतर्राज्य परिषद जो गठित की गई थी, तो 1990 में हुई। इसके अध्यक्ष कौन होता है इन अंतर्राज्य परिषदों का, मतलब जहाँ पे भी 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात होगी ना, जहाँ एक साथ कई सारे राज्य मिलकर मीटिंग करेंगे, वहाँ पे किसी एक राज्य को तो अध्यक्ष बना नहीं सकते, नहीं तो ऐसा समझेंगे बायसनेस आ जाएगी। तो इनका जो प्रधानमंत्री जो है ना, वो इस बेटी गो को लीड करता है। इसके अलावा इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सम्मिलित होते हैं इसमें। प्रकृति में सलाहकारी बाध्यकारी नहीं होती। मैं बात करूँ अंतर्राज्य परिषदों की,
अंतरराज्यों के बीच में परिषद बनाई, स्थायी संस्थागत योजनागत होती है, स्थायित्व क्यों आती है, स्थायी संस्था योजनाबद्ध। इसके अलावा काम क्या होते हैं इसके तहत, 263 के तहत विवादों को सुलझाना हो, इस तरीके की जो परिषदें बनाई जाती हैं केंद्र राज्यों के बीच में या राज्य राज्यों के बीच में, या नीतियों का समन्वय करना हो, सहकारी संवाद को बढ़ावा देना हो, तो ये सारे काम होते हैं किसके, ये जो परिषदें बनाई जाती हैं उनको। कुछ सिफारिशें की थी जैसे सरकारी आयोग ने, न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता, फुल होम जिसकी 1913 में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चनों में से एक है। केंद्र राज्य संबंधों की व्यापक समीक्षा से संबंधित हो गया कौन, सरकारिया जो आयोग है। इसके अलावा सरकारी संवाद को बढ़ावा देना, राज्यों को स्वायत्तता सुनिश्चित करना, केंद्र राज्यों का हस्तक्षेप कम करना और अंतर्राज्य परिषद का गठन करना, ये सारी चीजें 263 के तहत ही आती हैं। आर्टिकल 263 भारतीय संविधान। संवाद को अधिक लचीला एवं सहकारी बनाया जाता है, तो ये अंतर्राज्य परिषदों की कुछ बात हो गई। इसके अलावा अब हम एंट्री कर जाएंगे इसमें, वित्तीय रिलेशंस में एंट्री कर जाएंगे। तो इसमें एक पहली बात तो वही भाग 12 के अंतर्गत आएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था, और 268 से लेके और 93 तक ये आते हैं वित्तीय रिलेशंस हैं जो सेंट्रल स्टेट के। तो सरकार के सभी स्तरों के पास पर्याप्त वित्त होना चाहिए, सभी स्तर मतलब राज्य हो स्थानीय स्तर पर भी, इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करना काम होता है किसका, केंद्र का होता है। यदि केंद्र और राज्यों के विधायी प्रशासनिक अधिकारों को बनाए रखना है तो उनको किसकी नीड होगी, वित्तीय फाइनेंस की नीड होगी। और यदि कनाडा की बात करें हम, और यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो राज्यों में जो केंद्रीय अनुदान है ना, वो राज्यों को जीवित रखने के लिए आवश्यक है। भारत में भी यही कंडीशंस होती है। और इसी के अलावा यदि स्विस संविधान की बात करें, स्विस संविधान में केंद्र को राज्यों के अधीन बनाता है। वहीं अमेरिका की बात करें, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका संस्थानों में राज्य एवं केंद्र के बीच में जो वित्तीय स्वतंत्रता चाहता है, ताकि राज्य अपने वित्तीय स्वतंत्रता दे और केंद्र अपनी वित्तीय स्वतंत्रता दे के, लेकिन उनके साथ ही केंद्र के अनुदान सहायता पर भी भरोसा करते हैं। मतलब केंद्र भी अनुदान देता है लेकिन स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश करते हैं, राज्य खुद के अपने अपने। भारतीय संविधान वित्तीय संसाधनों का एक निर्विवाद विभाजन नहीं देता है, निर्विवाद, लेकिन समान वितरण को सुरक्षित करना जरूर चाहता है। इसके लिए हम फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। मैं फाइनेंस कमीशन एक बार अच्छे से पढ़ाऊंगा अभी, और मतलब 16वां जो फाइनेंस कमीशन बनाया गया है ना, वो 15वां फाइनेंस कमीशन है वो बनाया गया है, तो वो मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, क्योंकि वो बहुत करंट का विषय हो गया, अपडेटेड हो गया भी रिलेटेड। इसके अलावा अब हम चलते हैं हमारे आर्टिकल्स पर, वित्त से संबंधित। देखो 265 से स्टार्ट करो, 265 से स्टार्ट करें तो 265 क्या है, करों को कानून के अधिकार के अलावा लागू नहीं किया जा सकता। याद रखना, जो टैक्सों से संबंधित हो गया, वो कब लागू किया जा सकता है, जब वो कानून के अधिकार के तहत हो, यानी कि कानून के अधिकार को छोड़कर कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता, ना ही क्या किया जा सकता है, ना ही वो कलेक्ट किया जा सकता है, एकत्रित किया जा सकता है। कार्यकारी आदेश के द्वारा कोई कर नहीं लगाया जा सकता, जैसे कोई संसद ने कोई आदेश दे दिया और उसकी कार्यकारी आदेश हो गया और उस आदेश के आधार पर कोई टैक्सेशन लगाया जा रहा है, ये नहीं थोपा जा सकता, टैक्सेशन नहीं लगाया जा सकता। कर लगाने का प्रावधान करने वाले कानून एक वैध कानून होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक केस आया था, एक कानून आया था छोटा भाई बनाम भारत संघ केस 1962, तो वैध और लीगल कानून होना चाहिए। किसी भी अगर टैक्स को थोपना किसी पर, एक कर विधिक रूप से अमान्य होगा यदि वह क्या करे, समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करे। ये भी याद रखना, टैक्स को भी क्या किया जा सकता है, अमान्य घोषित किया जा सकता है यदि वो जो समानता का अधिकार है ना उसका क्या करे, उल्लंघन करे। विधायिका की किसी चीज पर 2 बार टैक्स लगा सकती है विधायिका भी, यह दोहरा कराधान हो जाता है। वो अरविंद सिंह बनाम पंजाब राज्य से ये निकल के आता है, अगर 2 बार कर लगाते दोहरा कर। इसके अलावा आर्टिकल 266 में क्या होगा, वो समेकित निधि हो गया, वो जो भारत के लिए समेकित निधि और राज्य के लिए समेकित निधि का प्रावधान, जिसको संचित निधि बोलते हैं ना, वो आती है आर्टिकल 266 के तहत। और इसमें क्या होता है, भारत की जो संचित निधि होगी उसमें तो जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा उसको जो प्राप्त सभी राजस्व आएंगे या साधारण वस्तुओं को छोड़कर उनके द्वारा किए गए सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे, जबकि राज्यों की संचित निधि में राज्य से रिलेटेड आ जाएंगे सारे खर्चे हो या फिर कोई राजस्व की आय प्राप्त हो रखी हो। इसके अलावा प्रत्यक्ष कर हो गए, इनडायरेक्ट टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर,
के माध्यम से सरकार के द्वारा जो सभी राजस्व प्राप्त किए जाते हैं, उधार लिया जाता है, सरकार के द्वारा जो ऋण ऋण दिया उनकी प्राप्ति होती है ना, वो सारी चीजें किसमें आते हैं, भारत की संचित निधि में ही होके आती हैं। असाधारण मदों को छोड़कर सभी प्रकार के व्यय इसी में आते हैं। जो आकस्मिक निधि एवं सार्वजनिक खाते को पूरा किया जा सकता है, जिनसे कुछ व्यय भी इसी से किया जाता है। असाधारण व्यय जो है, असाधारण कुछ कंडीशंस को छोड़ दो तो बहुत सारे व्यय, चाहे जैसे किसी की जो जैसे सीजीआई हो गया, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, ये सारे संचित निधि से ही दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण संसद की मंजूरी के बिना ये जो संचित निधि है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसमें से पैसा कभी नहीं निकाला जा सकता है। इसमें तभी पैसा निकाला जा सकता है जब क्या हो जाए, संसद में विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक पारित हो जाए, यानी कि संसद की मंजूरी के बिना हम इसमें से पैसे नहीं निकाल सकते। इसके अलावा 267 जो है उसमें आती है आकस्मिक निधि। 266 में हमने संचित निधि देखी थी और 267 में हम देखेंगे आकस्मिक निधि। और मतलब संचित निधि किसके कंट्रोल में आ गई, संसद के कंट्रोल में आ गई। अब देखो आकस्मिक निधि है ना, वो 267 के तहत आएगी। 267 में भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना की गई है। क्यों किया गया है, विशिष्ट उद्देश्य के लिए रखा गया धन है, ताकि क्या करे, संसद ने भारत में नागरिकता कोष अधिनियम 1950 को अधिनियमित किया है। और ये किसके कंट्रोल में होती है, ये राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट जो है उसके कंट्रोल में होती है। निधि भारत के राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव, आर्थिक मामलों का जो विभाग होता है, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इको अफेयर, उसके द्वारा धारित की जाती है। राष्ट्रपति की तरफ से DOEA, यानी कि जो आर्थिक मामलों के वित्त सचिव है ना, उनके द्वारा इसकी निगरानी रखी जाती है। इसका और कब यूज होता है, जो आकस्मिक निधि है, जैसे आपदाएं हो गई और ऐसे कोई संबंधित अप्रत्याशित व्यय के लिए भारत में आकस्मिक निधि का काम आता है। और राज्य सरकार की आकस्मिक निधि की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद, इसमें 267 में केंद्र की हो गई और 267 में क्या हो जाएगा, हो जाएगी राज्य सरकार की आकस्मिक निधि के बारे में बोलेगा, संविधान के अनुच्छेद 267 में के तहत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 267 किसके, प्रेसिडेंट के अधीन हो गई, तो ये हो जाए कौन, गवर्नर। राज्य में तो प्रेसिडेंट के समकक्ष कोई है तो वो गवर्नर ही है, राज्यपाल हो गया। तो ये 267 की आकस्मिक निधि हो जाएगी। अब देखो राजस्व कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, पहले हम सेंटर को देखें और एक तरफ देख ले स्टेट को देखें। सेंटर को तो कहाँ से प्राप्त होगा, जो सीमा शुल्क लगाए जाएंगे, निगम कर, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी, आयकर लगाया जाएगा, उत्पादों पर जो शुल्क लगाया जाएगा, कृषि को छोड़कर जो स्टेट ड्यूटी, तंबाकू अन्य नशीले पदार्थ उत्पादों से, इसके अलावा एग्रीकल्चर को छोड़ के जो उत्तराधिकार शुल्क हो गया और अंतरराज्यीय व्यापार से, ये सारे क्या है, कर के स्रोत हैं, किसके, केंद्र सरकार के राजस्व के स्रोत हो गए। जबकि राज्य के लिए क्या हो जाता है, एक तो 275 आ जाता है जो ग्रांट प्राप्त करते हैं, ये अभी देखेंगे अभी हम आगे 275 को। इसके अलावा वित्त आयोग की सिफारिश पर हस्तांतरण, जो 41% का डिवाइडेशन है ना, वो भी देखेंगे हम अच्छे से, किस किस तरीके से कितना कितना किस किस को किस तरीके से मिलता है। इसके अलावा कैग कुछ प्रावधान करता है, टोल टैक्स और वाहन पर टैक्स लगाकर, खनिजों पर, मनोरंजन कर और आवास कर, ये सारे कर लगाकर कौन, स्टेट को कहाँ से मिलता है, राजस्व की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो स्टेट को राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होगी, ये सारी चीजें देख ली। और सेंटर को कहाँ से हो रही है, ये भी सारी चीजें हमने देख ली। इसके अलावा अब आता है 268 जो आर्टिकल है, 268 आर्टिकल, यानी कि संघ द्वारा वित्तीय संबंधों में, यहाँ से होता है स्टार्ट, महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं ना, 268 से लेकर 280 के लगभग तक। तो 268 आर्टिकल जो है संघ के द्वारा लगाए गए शुल्क, लेकिन राज्यों के द्वारा एकत्रित विनियोजित किए जाते हैं ना, उससे संबंधित हैं। कि जो टैक्स होता है ना, ये जो केंद्र के द्वारा लगाएगा कौन, टैक्स लगाएगा तो केंद्र, और एकत्रित कौन करेगा, एकत्रित करेंगे स्टेट, और इसके बाद में क्या होंगे, विनियोजित होंगे, वो बटेंगे। इस श्रेणी में क्या क्या आते हैं, मतलब टैक्स लगा दिया केंद्र सरकार ने, इकट्ठा कौन करेगा, इकट्ठा करने का काम राज्य का होता है। तो इसके अंतर्गत जैसे क्या क्या किस किस श्रेणी के आते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, चेक जो बोलते हैं, चेक, प्रोमिसरी जो नोट्स होते हैं, ये बैंकिंग से संबंधित सारी टर्म्स हैं जिनको हम इकोनॉमिक्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। बीमा की जो कोई भी पॉलिसी है, और जो शेयर्स हैं, बॉन्ड्स जो है, शेयर्स को ट्रांसफर एक दूसरे पर, उन पर जो टैक्स लगता है, स्टाम्प के ऊपर जो शुल्क लगता है, ये सारा 268 के तहत आता है। टैक्स लगाता केंद्र सरकार है, इकट्ठा करता है राज्य सरकार। किसी भी राज्य के भीतर लगाए गए इन शुल्कों की आय भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं बनती, लेकिन उस राज्य को सौंपी जाती है। कौन लेगा, उसको इकट्ठा कौन कर रहा है, राज्य। तो किसके पास जा रहा है, क्योंकि वो टैक्स राज्य के पास, ना कि किसी भारत की संचित निधि के पास जा रहा होगा। इसके अलावा अगर 269 की बात करें तो इसमें क्या होता है,
टैक्स कौन लगाएगा? यहाँ पर भी केंद्र सरकार ही लगाएगा। 71 कौन करेगा? यहाँ पे इकट्ठा कौन करेगा? कलेक्ट कौन करेगा? वो केंद्र सरकार। यहाँ पे कौन कर रहा था? राज्य सरकार कर रहा था। लेकिन अब ये जो कर है ना, अब ये सौंप किसको जाएगा? लगा भी सेंटर रहा है और कर भी, जो इकट्ठा भी सेंटर कर रहा है, लेकिन देगा किसको? स्टेट्स को, राज्यों को क्या कर देगा? सौंप देगा आर्टिकल 269 में। और यहाँ पे क्या था? इकट्ठा कर बस लगा रहा था केंद्र, इकट्ठा राज्य ही कर रहा था, अपने पास रख रहा था। तो यहाँ से हो जाता है क्या? इसमें क्या क्या आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान जो माल की बिक्री और खरीद पर जो टैक्स लगाया जाता है ना, समाचार पत्रों के अलावा, तो एक तो वो आ जाता है। दूसरा आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान माल की खेप पर जो कर लगाया जाता है ना, खेप मतलब एक साथ का बहुत सारा जो एक माल एक साथ भेजा जाता है, उस पर जो टैक्स लगाया जाता है। और इन करों की जो शुद्ध आय होती है ना, कहाँ पे जाएगी? ये भी क्योंकि इकट्ठा कर रहा है और दे किसको रहा है? राज्यों को। तो भारत की संचित निधि से तो कोई कॉन्टैक्ट है ही नहीं, तो भारत की संचित निधि में तो जाएगी नहीं। किस में जाएगी? ये संसद के द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार डिवाइड कर दिया जाएगा उनको संबंधित राज्यों से। तो ये राज्यों को एकत्रित कर दिया जाता है 269 के तहत। तो इसके अलावा 269 ए भी है। ए ये किससे संबंधित हो गया? ये है जीएसटी से संबंधित हो गया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान जो जीएसटी की लेवी और संग्रह किया जाता है ना, उससे संबंधित है। ये टैक्स लगाता कौन है? देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो व्यापार वगैरह करते हैं, उसके दौरान जो माल और सेवा है जीएसटी केंद्र के द्वारा लगाया जाता है। और एकत्र भी किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा ही किया जाएगा। लगाएगा कौन? सेंटर। एकत्र कौन करेगा? सेंटर। अब एकत्र करने के बाद करेगा क्या इस कर का? हालांकि ये जो कर होगा ना, जिसको सेंटर लगाएगा, सेंटर इकट्ठा करेगा, इसको जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर संसद के द्वारा जो प्रदान है ना किए गए तरीकों से केंद्र एवं राज्यों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है। तो 269 ए के तहत जो टैक्स लगाया जाता है जीएसटी पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसको सेंटर इकट्ठा करेगा, सेंटर ही लगाएगा सेंटर। और उसको बाद में सेंटर और स्टेट के बीच में क्या कर दिया जाएगा? उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। और उनके जो डिसाइड करेंगे, जैसे जो जीएसटी परिषद है ना, वो डिसाइड करेगी कि क्या अनुपात होगा ये डिवाइडेशन का। संसद आपूर्ति के स्थान को निर्धारित करने के लिए, सिद्धांतों को तैयार करने के लिए भी अधिकृत है। जब वस्तु एवं सेवाओं दोनों की आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान होती है, तो मतलब स्थान निर्धारित करने के लिए, वस्तु व्यापार का जो है स्थान निर्धारित करने के लिए जो सिद्धांत तैयार करने होते हैं, वो कौन करने का काम होता है? 269 ए के तहत वो संसद के द्वारा ही किया जाता है। और डिवाइडेशन किस आधार पर हो, ये कौन तय करता है? 269 ए के तहत कौन करता है? जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, जो हम बॉडीज पढ़ेंगे ना, संवैधानिक निकाय वगैरह। इसके अलावा 270 में जो है 270 आर्टिकल, उसमें क्या होता है? केंद्र के द्वारा लगाए गए, एकत्र किए गए कर, लेकिन केंद्र एवं राज्य के बीच वितरित किए गए कर। आर्टिकल 270 अभी तक हमने देखा था कि 269 में सेंटर ने लगाया, सेंटर ने इकट्ठा किया, लेकिन बांट दिया पूरा किसको? राज्यों को। लेकिन 270 में ऐसा नहीं है। लगाएगा केंद्र, ठीक है, एकत्रित भी केंद्र ही करेगा, दोनों बार सी आएगा, यानी केंद्र ही करेगा, ठीक है। लेकिन इस बार क्या होगा? जो कर इकट्ठा होगा ना, उसको केंद्र खुद के पास भी रखेगा, प्लस राज्यों को भी बांटेगा। दोनों इस तरीके से होगा, वो केंद्र और राज्य के बीच वितरित कर दिया जाएगा आपस में 270। इस श्रेणी में निम्नलिखित शुल्क आएंगे, कौन कौन से? जैसे कि कुछ हैं, जैसे तीन कर मैं बताऊं, इनको छोड़कर मैक्सिमम जो कर है ना, इसी के तहत आएंगे। जैसे 268, 269 और 269 ए के तहत जो कर आए थे ना, उनको छोड़ दो आप, उनको छोड़कर दूसरा 271 अभी हम पढ़ेंगे, जिसमें केंद्र के प्रयोजन के लिए कुछ करों पर शुल्क, कुछ करों और शुल्कों पर जो सेस लगाया जाता है ना, सरचार्ज लगाया जाता है, जिसको अधिभार बोलते हैं, सेस सरचार्ज, तो ये 271 के तहत आता है। इसको छोड़ दो एक तो आप। और 268, 269 ए, 271, हम ये चारों देख लिए। इन चारों को छोड़कर और कुछ विशिष्ट प्रयोजन के लिए जो कोई कर लगाया जाता है ना, तो उन टैक्सों को छोड़ दो। कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कुछ जो सरचार्ज लगाया जाता है 270 के तहत, तो इन 3-4 चीजों को छोड़ दो ना, तो बाकी जो जितने भी टैक्स है ना, जो सेंटर इकट्ठा कर रही है, वो राज्य के साथ डिवाइड होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाता है 270 के तहत। इसके अलावा इन करों एवं शुल्कों की निवल आय के वितरण का तरीका वित्त आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वितरण बांटा कैसे जाएगा, ये डिसाइड कौन करेगा? 271 के तहत ये डिसाइड करेगा राष्ट्रपति। किसकी सिफारिश के अनुसार? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार। 271 मैंने बताया, ये सेस से संबंधित है। सेस और जो सरचार्ज इकोनॉमिक्स की जो टर्म है, सेस से संबंधित हो गया। कुछ परियोजनाओं के लिए कुछ करों एवं शुल्कों का अधिभार किया जाता है, सेस प्लस सरचार्ज हो गया, सरचार्ज। तो ये सारी चीजें 271 के तहत आती हैं।
और जिसमें क्या होता है, इस तरह के अधिभारों की जो आय हो ना, विशेष रूप से केंद्र के पास, केंद्र के जो मतलब इस तरीके का कोई सरचार्ज सेस लगाया जाता है ना, वो कहाँ पे जाता है, केंद्र के पास जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस, जैसे जो किसी विशेष उसके लिए लगाई गई हो, किसी विशेष क्षेत्र के लिए, किसी विशेष वस्तु या विशेष सब्जेक्ट के संबंधित कोई लगाया गया अधिभार है ना, तो वो फिर चला जाए, केवल उसी के लिए यूज होगा। लेकिन जीएसटी को इस अधिभार से छूट दी गई है। जीएसटी पर अधिभार, जीएसटी पर यह अधिभार नहीं लगाया जा सकता, याद रखना, जीएसटी से बाहर है। इसके अलावा अब कुछ कर ऐसे देखेंगे जो राज्यों के द्वारा लगाए गए, एकत्रित किए गए और उन्हीं के द्वारा बनाए रखे गए कर कौन कौन से आते हैं। तो इसके तहत कुल 18 प्रकार के कर आते हैं, कुल 18 प्रकार के कर आते हैं इसके द्वारा, जो राज्य के द्वारा लगाए जाते हैं और राज्य के अपने पास रखे जाते हैं। तो इनमें से कुछ देखो तो जैसे भूमि राजस्व हो गया, कृषि भूमि से संबंधित कृषि आय, उत्तराधिकार संपत्ति के कर हो गए। इसके अलावा वन भूमि खनिजों से संबंधित कुछ कर है, मानव उपयोग नशीले पदार्थ मादक जो है उनके ऊपर राज्य कर लगा सकता है, टोल पर लगा सकता है, प्रति व्यक्ति कर लगा सकता है। केंद्र राज्य में स्थानीय निकायों के द्वारा कुछ कर लगाए जाते हैं, केंद्र के द्वारा, राज्य के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा जो सेस लगाए जाते हैं और जो सरचार्ज लगाया जाता है, अधिभार, उपकर, ये सारे जो है ना, वो सारे किस में ऐड हो गए थे। और जो जब जीएसटी एक्ट लाया गया था तो उसके तहत जो है, उसके तहत जीएसटी में ऐड हो गए ये सारे कर। और जीएसटी में ऐड हो गए, इसका मतलब था कि इन पर सिफारिश कौन करेगा, और जीएसटी काउंसिल के हाथों में फिर सीधे सीधे चले गए एक प्रकार से। इसके अलावा और जैसे वस्तु एवं सेवाएं कर, जिनको जीएसटी का अधीन किया जा सकता था, और किन को जीएसटी का अधीन किया जा सकता है, किन को जीएसटी से छूट दिया जा सकता है, इन सभी का डिसाइड भी कौन करेगा, ये जीएसटी परिषद का ही काम होता है। मॉडल जीएसटी कानून, लेवी सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार वाणिज्य के दौरान जो आपूर्ति कर लगाए जाते हैं ना, उनमें जीएसटी का विभाजन किस तरीके से होगा, आपूर्ति के स्थान पर नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, ये भी किसने दिए थे, जीएसटी काउंसिल का ही काम था। और कारोबार की वह सीमा जिसके नीचे वस्तु एवं सेवाओं को जीएसटी से क्या, जीएसटी से छूट दी गई थी भाई, इससे नीचे जो है जीएसटी नहीं लगाई जा सकती। तो वो भी जीएसटी काउंसिल के द्वारा ये सारे स्टेप जो उठाए जाते हैं, जीएसटी की बैंड के साथ फ्लोर दर डिसाइड करना हो, या किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान जो अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए निर्दिष्ट अवधि के लिए कोई विशेष दर से कोई कर लगाना हो, तो ये सारी जो सलाह एडवाइस दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, वो जीएसटी काउंसिल इन सबका डिसाइड करता है। इसके अलावा राजकोषीय मामलों में भी राज्यों के हित को संरक्षण दिया जाता है। जैसे वित्तीय मामलों में राज्यों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही संसद में निम्नलिखित विधेयक पेश किए जा सकते हैं। जैसे कि एक विधेयक जो किसी कर या शुल्क को लागू करता है या बदलता है जिसमें राज्य रुचि रखते हों, या फिर एक विधेयक जो भारतीय आयकर से संबंधित है, आयकर इनकम टैक्स से संबंधित है, अधिनियमों को प्रयोजन के लिए परिभाषित, जिसमें कृषि आय शब्द के अर्थ को बदलना हो गया, ये सारी चीजें होंगी, तो उनको भी राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश किया जा सकता है। और इसके अलावा एक विधेयक जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिन पर धन राज्यों को वितरित किया जाता है, तो वही सिद्धांत जो है वो भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किए जा सकते हैं। और ऐसा विधेयक जो केंद्र के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्दिष्ट कर या शुल्क पर अधिभार जो लगाता हो, सेस लगाता हो ना, तो केंद्र के लिए, तो वो भी किसकी सिफारिश पर, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही क्या किया जा सकता है, उनको लगाया जा सकता है, किस, राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर ही। शुद्ध आय का अर्थ क्या होता है, कर या शुल्क से प्राप्त आय, उसको क्या बोलते हैं, शुद्ध आय बोलते हैं। अंतर सरकार कर प्रतिरक्षा की बात करें आर्टिकल 285 में, इसमें क्या होता है, राज्य के कराधान में संघ संपत्ति की भी कुछ, संघ संपत्ति को कुछ राज्य जो टैक्सेशन लगाता है ना, उसमें संघ संपत्ति को कुछ छूट दी जाती है। केंद्र की संपत्ति को राज्य एवं राज्य के भीतर किसी भी प्राधिकरण के द्वारा लगाई गई सभी करों से छूट दी गई होती है। जैसे कि भूमि हो गई, संपत्ति, इसमें शामिल क्या क्या होंगे, भूमि, इमारतें, चल संपत्ति, शेयर और जो कुछ मूर्त है, मूर्त संपत्ति हो गई। इसके अलावा 289 भी आर्टिकल है। 289 आर्टिकल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है केंद्रीय कराधान से राज्य संपत्ति को छूट, मतलब केंद्र की कुछ टैक्सेशन है उसमें राज्यों को भी कुछ छूट दी जाती है। जैसे 285 में तो क्या था, राज्य की कराधान से संघ संपत्ति को छूट दिया गया था कि ये जो संघ की संपत्ति में राज्य की कराधान नहीं लगेंगे इन सारी चीजों के लिए जो मैंने अभी बताई थी। लेकिन 289 में उल्टा हो जाएगा कि केंद्र के कराधान से भी राज्य संपत्ति को कुछ छूट दी जाती है। जैसे कि इसके तहत क्या आ जाएगा, इसके तहत पहली बात तो ये संसद ऐसा करेगी कि केंद्र किसी राज्य के वाणिज्यिक संचालन पर कर लगा सकती है। हालांकि संसद किसी विशेष व्यापार या व्यवसाय को सरकार के सामान्य कार्यों के लिए आकस्मिक घोषित कर सकती है, मतलब उन पर कुछ छूटें दे सकती है,
तो राज्य के भीतर स्थित जो स्थानीय अधिकारियों की संपत्ति में आय को केंद्रीय कराधान से छूट नहीं दी गई है, उन पर तो केंद्रीय कराधान लगेगा, लेकिन राज्य के स्वामित्व वाले जो निगम हैं, कंपनियां हैं और संपत्ति है, आय को केंद्र के द्वारा मतलब उन पर टैक्स लगाया जा सकता है। केंद्र किसी राज्य द्वारा जो आयातित या निर्यात किए जाने वाले सामानों पर भी सीमा शुल्क भी लगा सकती है। तो याद रखना 289 में छूट दे तो सकती है, लेकिन जो सेंटर का जो कर है ना वो भी लगाई जा सकती है किस पर, राज्य की बहुत सारी चीजों पर। और इसके अलावा जब 352 हमने देखा, आर्टिकल 352 हो गया, जिसमें क्या होता है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन एवं केंद्र एवं राज्य के राजस्व के संवैधानिक वितरण को भी संशोधित कर सकता है। 360 तो है ही, मेनली इसी से रिलेटेड है कि जब वित्त आपातकाल लगा हो तो एक तो वित्तीय औचित्य के निर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन करना राज्य की जिम्मेदारी हो जाएगी। कोई भी अगर फिर वो लेकर आएगा, बजट लेकर आएगा राज्य, तो उसको राष्ट्रपति के समक्ष, संसद के समक्ष प्रस्तुत करना होगा पहले। यहाँ तक कि वेतन भत्ते कम भी किए जा सकते हैं, और सभी धन विधेयक और जो है अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी रखा जाएगा। ये 360 आर्टिकल जब लगा होता है, तो वित्तीय आपातकाल जब लगा हो तब ये सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें कब आती हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे वित्तीय जो रिलेशंस है ना उनसे संबंधित। इसके अलावा 293 में जो आर्टिकल है उसमें है राज्यों के ऋण, राज्य केवल भारतीय राजकोष से ऋण ले सकते हैं। ऋण कहाँ से ले सकते हैं? केवल भारतीय राजकोष से। यदि किसी राज्य पर केंद्र को ऋण बकाया है तो केंद्र की पूर्व स्वीकृति के बाद ही ऋण लेगा, नहीं तो उसके बाद इसके अलावा नहीं ले सकता। पहले से अगर उसने कर ले रखा है तो फिर वो टैक्स नहीं ले सकता, दोबारा से लोन ले ही नहीं सकता। कब? जब तक कि उसको राज्य की क्या नहीं मिल जाए, परमिशन नहीं मिल जाए। तो फाइनेंस से संबंधित बात हो रही है, वित्त आयोग की बात कर बता देता हूँ। इसका गठन करता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष में किया जाता है जो वित्त आयोग। हम इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, और इसके बाद उसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, उसमें हम बॉडीज पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज। उसमें फाइनेंस कमीशन, ईसीआई, ये सारी चीजें हम डिटेल से कवर करेंगे। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो सदस्य होंगे 5 सदस्य, 4 सदस्य और एक अध्यक्ष को लगा के टोटल 5 की बॉडी होंगी, चारों अलग अलग क्षेत्र से होंगी। और प्राकृतिक सिफारिश, जो इनकी जो सलाहकारी होती है, राय इनकी बाध्यकारी नहीं होती। फाइनेंस कमीशन जो राय देता है, योग्यता की बात करें संसद के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें अर्थशास्त्री होते हैं, प्रशासक होते हैं, अध्यक्ष जो होता है वो सामान्य मामलों का जानकार होना चाहिए। प्रस्तुति किसको करते हैं? संसद को करते हैं, मतलब राष्ट्रपति को देते हैं ये अपनी रिपोर्ट, और राष्ट्रपति इसको रखवाएगा, फिर इसको राष्ट्रपति इसको रखवा देता है, संसद में रखवा देता है। और इसके अलावा मुख्य कार्य इनके वही होते हैं, केंद्र एवं राज्य के बीच कर का वितरण सुनिश्चित करना, सहायता अनुदान के सिद्धांतों को निर्धारित करना, राज्यों की समेकित निधि को पूरक करना, वित्तीय स्वास्थ्य का सुझाव देना। वही वित्त आयोग का इतिहास की बात करें, ये जो फाइनेंस कमीशन 16वां जो वित्त आयोग है ना, वो अभी बना है 2026 से 2031 के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत ही डिटेल से पिछले के साथ, यानी 15वें के साथ, यहाँ तक कि 14वें के साथ भी कुछ कुछ कंडीशंस में कंपैरिजन करके बहुत डिटेल से 10 से 15 मिनट का एक वीडियो बनाया हुआ है। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं, फिर चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं आपको मोटा मोटा कि जो 15वां वित्त आयोग था ना, उसमें 41% ग्रांट्स की बात की थी, 41% की। इससे पहले 14वें में था 42% ग्रांट्स का, राज्यों को लगभग 42% ग्रांट देगा सरकार। जो 15वें में भी, 15वें फिर एक कम कर दिया गया था, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है ना, जो उसको राज्य से हटाकर जो यूटीज में बदल दिया गया था, इसलिए 2021 से 26 के लिए 41%। और अभी अगला जो वित्त आयोग बनाया गया ना 16वां, उसके लिए भी ये वो उतना का उतना ही है जितना पहले था, 41% ही रखा गया जो ग्रांट्स था। 16वां वित्त आयोग में राज्यों को सर्वाधिक राजस्व हिस्सेदारी दी गई थी, जो एक हिस्टोरिकल है, सबसे ज्यादा एक बार ही दी गई थी 14वें में 42%, अभी 41% कर दिया गया इसको। इसके अलावा और थे इनका जो डिवाइडेशन कैसे कैसे वित्त आयोग को मैं बता दूं। कुछ नए आधार जोड़े गए हैं, किन आधारों पर ये कर दिया जाएगा, तो उन्होंने लेकर आया था वो सारी चीजें, कहाँ रह गई, ये रहा। इसमें देखो, इसमें पहला जो वित्त आयोग बनाया गया था उसके जो अध्यक्ष जो थे केसी नियोगी जी थे, लगभग 30% राज्यों को साझा कर दिया। तो फर्स्ट का याद रखना, एक 15वें का आपको याद रखना है, अध्यक्ष का नाम NK सिंह थे, जब 41% था। और ये अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा कब ग्रांट्स दिए गए थे, तो 14वां जो वित्त आयोग था तब दिया गया था, उसमें YV रेड्डी अध्यक्ष थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो याद रखना ही रखना है, वो 16वां जो फाइनेंस कमीशन है, उसमें अरविंद पनगरिया जो है इसके अध्यक्ष थे। 2026 से 31 तक ये रहने वाला है, तो 5 साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। जिसमें ग्रांट्स जो है उसमें 41% ही रखा गया था। इसमें जो मानदंड थे ना डिसाइड करने की ग्रांट्स किस तरीके पर, किस आधार पर दिए जाएंगे, तो 15वें 16वें की कंपेरिजन थोड़ी बहुत यहीं पे भी दी गई है।
जैसे इनकम डिस्टेंस की बात करें तो 15वीं में 45% वेटेज दिया जाता था आय आय दूरी को, अब इसको 2.5% घटा दिया गया और 42.5% ही रख दिया गया, गरीब राज्यों को अधिक साझा मिलता है। इसके अलावा पॉपुलेशन की बात करें 2011 की जनगणना का उपयोग किया जाता था कि लगभग पॉपुलेशन को वेटेज 15% दिया जाता था 15वीं में, इस बार है ना वो 2.5% बढ़ा दी गई, लगभग 17.5% वेटेज दिया जाता है जनसंख्या को। वहीं जनसांख्यिकी प्रदर्शन की बात करें तो पहले 12.5% वेटेज था, अब इसको कम कर दिया गया, ये बढ़ा दिया गया। इनकम डिस्टेंस उसको भी कम कर दिया गया। क्षेत्रफल एरिया को देखो, पहले 15% वेटेज दिया जाता था कि जो राज्य जितना बड़ा होता था ना उसको उतना ज़्यादा ग्रांट मिल जाता था, लेकिन इस बार क्या ना इसको कम कर दिया गया, यानी 10% ही कर कम 10% ही कर दिया गया 16वें में। और जैसे ये सांख्यिकी प्रजनन दर में क्या होता है, सांख्यिकी प्रदर्शन में होता है प्रजनन दर नियंत्रण पर पुरस्कार, तो पहले 12.5% था, वेटेज कम कर दिया गया 10%। इसी के लिए तो क्या हुआ, जो साउथ के जो स्टेट थे तमिलनाडु केरला वगैरह आंध्र प्रदेश, इन्होंने क्या किया अपने TFR जो प्रजनन दर थी ना टोटल फर्टिलिटी रेट, उसको कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल किया, नियंत्रण किया, 2.1 के अराउंड लेके आ गए। अब हुआ क्या कि यहाँ पे वेटेज इनको कम कर दिया गया, यानी कि इनका ग्रांट्स कम हो रहा है, अब यहाँ पे जनसंख्या को वेटेज दिया जा रहा है ज़्यादा, तो इस चीज़ के चलते ये डिस्प्यूट बन रहा है, क्योंकि उन्होंने तो क्या कर लिया, जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया, तो उनको इस तरीके से ग्रांट्स कम मिलना चाहिए। और इसके अलावा कुछ ये जो वन एम परिस्थिति को वेटेज दिया जाता है ना वो लगभग सिमिलर रहा है, 10 का 10% रहा है दोनों बार, 15वें में 16वें में। एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नई जोड़ी गई, वो GDP में जो योगदान है वो 15वें फाइनेंस कमीशन में नहीं था, इस बार GDP को 10% योगदान दिया गया, आर्थिक उत्पादकता को नया भार दिया गया, GDP के अनुपात दिया गया। तो ये सारी वेटेज है वो यही चीज़ बार बार यही चीज़ें आएंगी। और GDP में योगदान को पहली बार आया, रेवेन्यू घाटा अनुदान को समाप्त कर दिया गया, ये इसको समाप्त कर दिया गया था। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स पहले वेटेज दिया जाता था कुछ, उसको क्या कर दिया गया, इस बार समाप्त कर दिया गया। स्थानीय निकाय के लिए प्रदर्शन आधारित अनुदान होगा, कैसा प्रदर्शन स्थानीय निकाय कर रहे हैं। पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहन करना जारी रखा, आपदा प्रबंधन कोष में वृद्धि की गई, दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या भार को विरोध किया, मैंने बता दिया ये सारी चीजें। तो ये 16वें वित्त आयोग के बारे में कुछ सिफारिशें थी जो फरवरी 2026 से लागू है। GST हमने पढ़ ही लिया, कब लागू हुआ था वो देख लिया। GST ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन से ही संबंधित जुड़े हुए हैं। और GST परिषद जिसमें केंद्र को 1/3 मत दिया गया मिला है और राज्य को लगभग 2/3 मत मिला हुआ है, जो सहकारी संघवाद का सर्वोच्च निर्णय सर्वोत्तम उदाहरण है। और कोई भी यदि डिसीजन लिया जाता है उसमें कम से कम 3/4 बहुमत होने ही चाहिए। एक देश एक कर एक बाजार के प्रोस्पेक्टिव से लागू होता है। मुआवजा प्रावधान की बात करें तो पहले 5 साल 22 तक के लिए 14% वार्षिक राजस्व की गारंटी दी गई थी, बाद में इसको हटा दिया गया। इसके अलावा ये जो अभी इसी साल 2026 में रिफॉर्म किए गए GST 2.0 के नाम से 2025 के लास्ट में 26 में किए गए, जिसमें दरों को युक्तिकरण किया गया, पेट्रोलियम को GST में लाने की चर्चा की गई थी। मतलब GST 2.0 में बहुत सारे रिफॉर्म किए गए थे, कुछ में टैक्स स्लैब है उनको चेंज किया गया था, तो जो है बहुत सारी सामानों पर GST को घटा दिया गया था, 18% से 5% कर दिया गया था, 28% से 5% पे ला दिया गया था, और बहुत सारों को समाप्त कर दिया गया था, GST समाप्त कर दी गई। और बहुत कुछ ऐसे भी थे जिनको 5 से 18 या 28 में जो है वो ला दिया गया था, मतलब टैक्स की जो स्लैब है ना वो कम बढ़ा दी गई थी, कम कर दी गई थी। वो जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना उसमें और अच्छे से पढ़ लेंगे ये सारी चीज़। तो GST के बाद राज्यों में वैट, CST, मनोरंजन कर ये सारे आ जाते हैं। इसके अलावा ये सारे हमने देख लिया था। कुछ अब हम ये देखेंगे कुछ जो समितियां बनाई थी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पर, इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पहली आती है जो देखो राजमन्नार समिति से पहले भी ARC आता है, प्रशासनिक सुधार आयोग इसको बोलते हैं। ये पहला जो बनाया था 1966 में बनाया गया था, और इसके जो अध्यक्ष थे ना वो मोरारजी जो देसाई थे, मोरारजी जो देसाई थे इसकी अध्यक्षता की थी, केंद्र सरकार के द्वारा ये बनाया गया था। 6 सदस्य थे इसमें, तो ये याद रखना, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनसे बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। सेंट्रल स्टेट पे क्वेश्चन आता है तो आपको इन समितियों से क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि 3 क्वेश्चन आते हैं तो उनमें एक क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा सेंट्रल स्टेट से, किसका, इसका जो है समितियों से हो गया। तो उन्होंने फिर 3 साल बाद में रिपोर्ट दे दी। 6 सदस्यों की समिति थी जिसमें, और केंद्र राज्य संबंधों की सुधारों के लिए इन्होंने लगभग 22 के लगभग सिफारिशें की थी, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। इन्होंने सिफारिश की थी कि जो 263 है ना उसके तहत अंतर्राज्य परिषद की तब तक स्थापित नहीं किया गया था, तो उनकी स्थापना के लिए इन्होंने सिफारिश की थी। और राज्यपालों के रूप में जो सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में लंबा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को ही नियुक्ति किया जानी चाहिए, यानी पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए राज्यपाल का नियंत्रण, ये इन्होंने सिफारिश की थी। इसके अलावा राज्यों की अधिकतम सीमा तक शक्तियों का प्रत्यायोजन जहां तक हो सके राज्यों को पावर्स दी जाए। राज्यों के में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती या तो उनके अनुरोध पर या फिर अन्यथा की जानी चाहिए, राज्य चाहें यदि राज्य चाहें तभी क्या करे, जो
केंद्रीय पुलिस फोर्स होती है ना, जो सशस्त्र बल है, उनकी तैनाती की जानी चाहिए। ये किसकी जो थे प्रशासनिक आयोग है ना, उसकी सिफारिशें थी कि केंद्र सरकार के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। मतलब हालांकि सारी चीजों को माना नहीं गया था, कुछ एक मानी भी गई थी। इसके अलावा इसके बाद आता है पीवी राजमन्नार जो थे, उनकी अध्यक्षता में 1969 में राजमन्नार जो समिति बनाई गई थी। ये तमिलनाडु के थे। तमिलनाडु के द्रविड़ मुन्नेर सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के पूरे प्रश्न की जांच करने के लिए, और अध्यक्ष पीवी राजमन्नार हो गया। 3 सदस्य थे इसके अंतर्गत टोटल। और 1969 में मनी 1971 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और इसकी कुछ सिफारिशें क्या थी? मुख्य सिफारिश तो वो ही थी, राज्यों को अधिक स्वायत्ता दिया जाए। आईएएस जो है, आईएएस का उन्मूलन की सिफारिश देखो कितनी इंपॉर्टेंट। आईएएस के उन्मूलन की सिफारिश किसने दी थी? वो यही कमेटी थी, राजमन्नार समिति। संविधान के कुछ प्रावधानों केंद्र को विशेष शक्तियां प्रदान करते हैं। और इसके अलावा और क्या सिफारिश की थी? जैसे कि केंद्र राज्य दोनों के लिए एक दलीय शासन हो, और केंद्र नियोजन की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका की बात इन्होंने की थी, राजमन्नार समिति। इसके अलावा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की बात तो इन्होंने भी की थी, राजमन्नार समिति लगभग। और फाइनेंस कमीशन को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए, चाहे वो फिर अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों को आवंटित किए जाने की सिफारिश हो जाए, या फिर ये जो आईएएस आईपीएस यानी अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश हो जाए। ये इसी समिति ने की थी, राजमन्नार समिति ने। तो याद रखना इसी से संबंधित है। इसके अलावा जैसे कुछ समिति में बता रहा हूँ, इनके अलावा भी सरकार या पूंजी के अलावा भी आनंदपुर साहिब संकल्प समिति 1973 की, जो अकाली दल पंजाब में 1973 में इसको बनाया गया था, ये भी इसी से संबंधित थी। याद रखना, अकाली जो आनंदपुर साहिब संकल्प हो गया। पश्चिमी बंगाल जो ज्ञापन है कम्युनिस्टों के द्वारा, कम्युनिस्ट सरकार जो थी पश्चिम बंगाल की 1977 में, तो पश्चिम बंगाल ज्ञापन हो गया। ये सारी किसी के द्वारा? इन्हीं के द्वारा, सॉरी, संघ राज्य जो है रिलेशन से उन्हीं से संबंधित है। राज्यसभा के पास लोकसभा की समान शक्तियां होनी चाहिए। ये जो पश्चिम बंगाल ज्ञापन है ना, इसमें पहली बार ऐसा बात की गई थी कि किसको, राज्य सरकार को भी लोकसभा के बराबर पावर्स दी जाए। इसके बाद में 1983 में बनता है कौन? पुंछी सरकारी आयोग बनता है। सरकारी आयोग 1983 में बनता है। RS सरकारी इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। अंतरराज्य सक्रिय रूप से इसमें इनकी कुछ इंपॉर्टेंट सिफारिशों की बात करें ना, तो 1983 में केंद्र राज्य ने RS सरकार के अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों में, इसमें पहली बात तो 3 ही सदस्य थे। आपको 3 सदस्य 1983 में बना। आयोग को सभी क्षेत्रों में केंद्र एवं राज्यों के बीच मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज की जांच करने की, समीक्षा करने की, और क्या बदलाव किए जा सकते, क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसकी सिफारिश करने के लिए कहा गया था। और इन्होंने लगभग 247 सिफारिशें दी थी, जिसमें अंतर्राज्य परिषद एक थी। 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन है ना, अंतिम उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ये सिफारिश थी। और अखिल भारतीय सेवाओं को और मजबूत किए जाने की बात सरकारी आयोग ने, राजमन्ना ने तो हटाने की बात की थी, सरकार ने और मजबूत करने की बात की थी। राष्ट्रपति को राज्यों को सूचित करना चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के बिलों पर सहमति रोकने के कारण राज्य सरकारों को सूचित किया जाना चाहिए। ये देखो, अब जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिए थे ना, जो बिल को रोक लेते थे राज्यपाल के द्वारा भेजे गए राष्ट्रपति, तो उनके ऊपर मतलब कि उनको जवाब देना होता, तो क्यों रोक रहे हैं उनको सूचित करना होगा राज्यों को। तो ये सरकारी आयोग ने तब सिफारिश कर दी थी। कब? जब 1983 की बात थी। क्षेत्रीय परिषदों को फिर से सक्रिय किया जाए, ये सारी कुछ जो थे एडवाइस जो इनके द्वारा दी गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंध में राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए, ये सिफारिश भी सरकारी आयोग ने की थी। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने से पहले राज्यों से परामर्श करनी चाहिए, ये भी सरकारी आयोग की सिफारिश थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा इसके बाद में कोई इंपॉर्टेंट आयोग है इससे संबंधित, इनसे संबंधित, वो पुंछी आयोग है, जो 2007 में बना था, अप्रैल 2007 में। ये केंद्र राज्य संबंधों पर, इसको दूसरा आयोग बोलते हैं सरकारी के बाद में, जो भारत सरकार के द्वारा, इसके जो वो हो गए एम पुंछी इसके अध्यक्ष हो गए। एम पुंछी 2010 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी। और इनके भी बहुत सारी सिफारिशें थी, जिसमें से एक तो संवैधानिक निकाय के रूप में आयोग के निर्णय सभी राज्यों के साथ साथ भारत संघ के लिए अंतिम रूप से बाध्यकारी होने चाहिए। ये जो आयोग बनाए, इनके निर्णय ही पहली बार बाध्यकारी होने चाहिए, ये भी बात कही इसमें। और अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य, उद्योग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, ये सारी बातें। आयोग के निर्णयों से यदि असंतुष्टि हो जाए तो कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, ये बातें कही इन्होंने। तो ये सारी चीजें हो गई, आपको बस याद रखना है। सरकारी आयोग की सिफारिश बता दी, पुंछ आयोग की सिफारिश बता दी, और राजमन्नार समिति बता दी, ARC बता दिया मैंने, और इसके अलावा आनंदपुर साहिब संकल्प बता दिया, पश्चिम बंगाल ज्ञापन बता दिया। तो ये इसी से संबंधित है। इसके अलावा
वेंकटचलैया आयोग 2000 में बना था और एम वेंकटचलैया इसके जो अध्यक्ष थे। संविधान की समीक्षा के लिए संवाद को संतुलित करने इनका मुख्य सिफारिशें रही। इसके अलावा 2015 में जब वो योजना आयोग को चेंज करके नीति आयोग बनाया गया था, पीएम के अध्यक्ष था, तो वो भी कहीं ना कहीं सरकारी जो प्रतिस्पर्धी संवाद है उसको बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा एक और जो आपको याद रखना है कि संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था, जिसको बोलते हैं नेशनल कमीशन, NCRWC। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। तो इन्होंने भी सुझाव दिए थे, जिनमें से कई सरकारी आयोग की तरह की सिफारिशों को इन्होंने दोहराया था। NCRWC में ये जो आयोग बनाया गया था संविधान कार्यप्रणाली के लिए, उन्होंने 300 जो 7 आर्टिकल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य आयोग नामक एक विधायी निकाय बनाया जाना चाहिए, ये सिफारिश की थी। और संविधान की व्यापक रूपरेखा के तहत केंद्र राज्य संबंधों को अलग अलग रूप ले रहे हैं। और ये मतलब NCRWC आए ना, तो वो भी केंद्र राज्य रिलेशंस को मजबूत करने से संबंधित ही आएगा। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो थे इस बीच, जो इन सेंट्रल राज्य रिलेशंस से संबंधित जो थे उनमें, जैसे कि केशवानंद भारती केस। हर जब भी हमने कोई भी कंडीशन, कोई भी अगर चैप्टर पढ़ा हो, कोई भी यूनिट पढ़ा हो, कोई भी भाग पढ़ा हो, उसमें केशवानंद भारती केस तो जरूरी पढ़ा है। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्रिन आएगा। 13 जो जज थे, हर बार बताता हूँ, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति सीमाएं हो गई। और संसद संविधान संशोधन कर सकती है परंतु मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती, यानी संघवाद पर प्रभाव पड़ा। केंद्र राज्य संतुलन मूल ढांचे का हिस्सा है, बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा संघवाद को बना दिया गया था कि फेडरेशन जो संघ है ना, जो संघवाद है ना, उसको क्या नहीं कर सकता, जो केंद्र है वो संघवाद की भावना को उल्लंघन नहीं कर सकता, ये इसके तहत आता है। इसके अलावा ये 1973 में हो गया। SR बोम्मई केस 1994 का, इसमें अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्य और राज्य सरकार के जो बर्खास्तगी से संबंधित था, वो 9 जजेस की पीठ ने डिसीजन लिया था कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा, जुडिशियल रिव्यू इसका किया जा सकता है राष्ट्रपति शासन का, बहुमत सदन में सिद्ध होना चाहिए, संघवाद मूल ढांचे का अंग है, बस यही इसमें भी कहा गया था। आगे चलकर मतलब यहाँ से तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंसेप्ट आया था संघवाद को SR बोम्मई वर्सेस जो भारत संघ का केस था 1994 में, उसमें ऐड कर दिया गया था, किसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट मान लिया गया था। उनसे 356 का दुरुपयोग नाटकीय रूप से कम हुआ था। इसके अलावा जैसे 1977 का एक केस है, राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ का केस हो गया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय राज्य सरकार है ना, राजस्थान राज्य के साथ है भारत संघ का केस, उसमें कहा था कि सेंट्रल जो राज्य सरकारों को निर्देश जारी करना अनुच्छेद 256 के तहत उचित माना जाता है। अगर केंद्र राज्यों को कोई निर्देश जारी कर रहा है तो उसको गलत नहीं ठहराया जा सकता। तो ये भी किसके तहत आता है, उन्हीं इंपॉर्टेंट केसेस के लिए आता है। इसके अलावा रामेश्वर उरांव बनाम बिहार राज्य था, 1995 का केस है, इसके बाद में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकारों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार ही कार्य करेगा। वो राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 का केस हो या रामेश्वर उरांव बनाम बिहार राज्य का केस हो, तो इनमें सेम सब सारी कंडीशन सेम थी कि अगर सेंटर कोई निर्देश दे रहा है राज्यों को तो वो मतलब कि संवैधानिक होगा, इस तरह का कोई निर्देश दिया जाता है। उसके अलावा बीपी सिंघल केस हो गया 2010 का, बीपी सिंघल केस 2010 का हो गया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति बिना कोई कारण के राज्यपाल को हटा नहीं सकता, लेकिन ये इस शक्ति का उपयोग मनमौजी तरीके से नहीं कर सकता। हालांकि राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है राष्ट्रपति के, लेकिन मनमानी तरीके से नहीं हटा सकता। किसमें? बीपी सिंघल केस था 2010 का, उसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। कावेरी जल विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। पहले बात तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के बीच में भी विवादित है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के ट्रिब्यूनल ने ट्रिब्यूनल के निर्णय को संशोधित किया। ट्रिब्यूनल से सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ डिसीजन था, उसमें कहा गया था कि केरल का आवंटन 270 टीएमसी और 284.75 टीएमसी, तमिलनाडु का 419 टीएमसी हो गया। मतलब 362 की सीमाओं का स्पष्ट किया गया था कि कहाँ तक जो जल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो होगा केरल और तमिलनाडु के बीच में। वही इंदिरा गांधी बनाम जो इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण जो केस 1975 स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के ढांचे का हिस्सा है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव को मूलभूत जो ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना दिया गया था। और नवतेज सिंह जौहर केस हो जाए, इसमें समवर्ती सूची के विषय पर व्यक्तिगत अधिकार सर्वोच्च एवं राज्य एवं केंद्र दोनों के शक्तियों को मौलिक अधिकार प्रदानता की गई थी, राज्यों को और केंद्र दोनों को, समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों को। एनसीटी बनाम जो भारत संघ का केस था 2023 का, उसमें दिल्ली के प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाम निर्वाचित सरकार का एक केस आया था। मतलब ये भी
एक तरफ लेफ्टिनेंट गवर्नर जो सेंटर के द्वारा, और एक थी निर्वाचित सरकार। 5 0 से सुनी गई निर्णय लिया गया कि सरकार को सेवाओं पर नियंत्रण तुरंत अध्यादेश के द्वारा पलटा जाएगा। तो ये भी किससे से संबंधित है, उसी से संबंधित है। इसके अलावा और भी केस है, जैसे कुलदीप नायर बनाम भारत संघ का केस हो गया 2003 का। पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भारत के कहा था कि भारत के प्राधिकरण का विकेंद्रीकरण मुख्य रूप से एक बड़े देश के सुचारू शासन की सुविधा के लिए था, इसलिए इसकी कोई केंद्रीकरण विशेषताएं भी शामिल थी। सतपाल बनाम पंजाब राज्य था, तो ये भी इसी से संबंधित केस था। किससे? सेंट्रल स्टेट रिलेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट केसेज ये जो थे ये हो जाते हैं। इसके अलावा और अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, तो हम कोरोना की बात कर सकते हैं। इसमें कोरोना में जो जो सहयोगी एवं सलाहकारी जो प्रावधान किए जा रहे सेंटर के द्वारा वो अपनाए जा रहे थे, और भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारियों की जो तैनाती रहती है ना, उसको लेकर कुछ डिस्प्यूटेड जरूर रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सरकारी आयोग की अगर हम सिफारिश माने तो वो इसको क्या कर रही है, इन संबंधों को क्या कर रही है, मजबूत करती हैं। तो ये सारी चीज़ों को इनका अगर रिवीजन करें। देखो संविधान संशोधन भी कुछ इंपॉर्टेंट इनसे संबंधित देख ले, जैसे 7वां संविधान 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित हो गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 5 सब्जेक्टों को समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया था। ये सारे जो मैं बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं भारत के केंद्र एवं राज्यों के रिलेशंस को प्रभावित करते। 44वां संविधान संशोधन, इसमें सुधारा गया था 42वें संविधान को, बहुत सारे प्रावधानों को। 73वां 74वां संविधान संशोधन, इसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है नेक्स्ट क्लास का। जीएसटी जोड़ा गया 101वें संविधान संशोधन में। इसके MMDR संशोधन विधेयक जो था 2000 अभी हाल फिलहाल में, जिसमें खनिज संसाधनों पर केंद्र की शक्ति में वृद्धि की गई, राज्य की जो रॉयल्टी थी ना उसको कम किया गया। खनिज समृद्ध राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ने इनका विरोध भी किया था। तो ये MMDR संशोधन विधेयक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उच्च शिक्षा विधेयकों की बात करें तो UGC पुनर्गठन हो गया, उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में आएगा। केंद्र बनाम राज्य विद्यालयों पर नियंत्रण का प्रश्न उठाता। 131वां संविधान संशोधन, कुछ विधेयकों की बात हो रखी है। तो 131वां अभी अप्रैल में ही 2026 में लाया गया था, एक बिल लाया गया था जो OBC में सब क्लासिफिकेशन को संवैधानिक आधार देने का प्रयास किया जा रहा है। तो राज्य सूची बनाम समवर्ती सूची में बदलाव या कुछ तनाव की बात होती है इससे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हो गए। इसके अलावा और जो केंद्र राज्य तनाव के बीच में, जिस राजकोष की स्वायत्ता को लेकर, शिक्षा नीति विवाद जो NEP 2020 लगाई जा रही है उसको लेकर कई राज्यों के द्वारा विरोध किया जाता है। इसका MMDR विवाद हो गया, खनिज की रॉयल्टी और परिसीमन डिलिमिटेशन से संबंधित भी, इसमें 2011 की जनगणना का आधार बनाया जा रहा है। लोकसभा की सीटों को बढ़ाए जाने की बात कर रही है ना सरकार, तो उसको लेकर भी डिस्प्यूटेड हो जाता है सेंटर राज्यों के बीच में। और सहकारी संघवाद बनाम केंद्रीकरण की बात करें तो ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन है ना, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट। अगर लिखना हो तो आपको संघीय विशेषताएं लिख सकते हो एक साइड में। KC व्हीलर ने क्वासी जो यूनिटी कहा था, अर्धसंघीय कहा था। और एकात्मक विशेषताएं क्या क्या है, संघीय विशेषताएं सरकार की क्या क्या है, ये दोनों दर्शा सकते हैं किसमें, आंसर राइटिंग में। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे GST का, अंतर्राज्य परिषद का, नीति आयोग का, और CSS। तो ये सारी चीजें हो गई, हमने जो है देख ही लिया। इसके अलावा आयोग भी देख लिए, केस भी देख लिए, सब्जेक्ट भी हमने देख लिए। केंद्र राज्य संबंधों का अगर आंसर वगैरह लिखने हैं तो आप इनका यूज कर सकते हैं। आंसर राइटिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, इन तीनों का आप आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आपको मेंस के आंसर लिखना है इन सभी से, अब हमने जो पढ़ा उनसे आराम से इनका आंसर लिखा जाएगा। तो ये हो जाता है सेंटर स्टेट के बारे में जो ओवरऑल हमारी थी, जो हमें जानना था जितना, वो सब कुछ कवर हो जाता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं तो वो देख सकते हैं हम। ये जो लिस्ट है, पहली बात ये इसमें गलत लिखा हुआ है, लिस्ट मैंने बता दी थी अपडेटेड कितने कितने सब्जेक्ट है, वहाँ से किसमें कौन से सब्जेक्ट है। और समवर्ती सूची का संघर्ष संसद के पक्ष में सुलझाया जाए, मतलब ये कई सारे जो है मेंस में, प्रीलिम्स में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीजें इसमें बताई है। और कुछ MCQs भी दिए गए हैं, आप सीख सकते हैं किसके पास है समवर्ती सूची। एक कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, समवर्ती सूची संघर्ष में कौन, मतलब समवर्ती सूची पर अगर संघर्ष होता है तो किसके कानून प्रभावी रहते हैं, संसद के रहते हैं। 249 के तहत जो राज्यसभा के द्वारा किस सिफारिश के सलाह, मतलब राज्यसभा के द्वारा विधेयक पारित करने के बाद जो कानून बनाया जाता है राष्ट्र सूची में, वो कितने वर्ष पर रहता है, इतने वर्ष तक रहता है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन रहता है, 14वें वेतन आयोग अनुदान 42%, 41% 16वें के लिए था, 15वें के लिए 41% थे। कुछ छोटे छोटे, ताकि एक छोटा सा रिविजन हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है, याद है या नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये आज का हमारा क्लास थी वो यहाँ पे हो जाती है खत्म। और इसके अलावा कुछ रह जाता है तो हम PYQ जब करेंगे, पीछे पीछे जो सीरीज है हमारी उसमें कर लेंगे इसको कवर।
तो यहाँ पे होती है हमारी केंद्र सेंटर स्टेट रिलेशन खत्म। कल हम पढ़ने के वाले हैं, कल की जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें हम स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम पंचायती राज पढ़ेंगे, नगर पालिकाएं पढ़ेंगे, और इसके अलावा जो सहकारी समितियां है ना, वो भी पढ़ेंगे। 97वां संविधान संशोधन, ये 3 टॉपिक होंगे हमारे, पंचायती राज और नगर पालिकाएं, 72-73वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन, सहकारी समितियां, इनको पढ़ेंगे कल कंपैरिजन के साथ, अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको वो क्लास में जरूर देखनी है। और अगर आप पहली बार इस क्लास में आए हो तो आप पीछे की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। आज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो भी जहाँ जो इंडियन जीके की तैयारी कर रहा हो, ताकि उसका है ना जो एक तो कंटेंट एनरिच हो सके और उसको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। क्योंकि हम कुछ भी मिस नहीं कर रहे, जीरो से लेके जहाँ तक हो सकता था, जहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पहुँच सकते वो सभी कवर कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।